हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे एंड अपनी पढ़ाई को बहुत ही जोर शोर से कर रहे होंगे। तो नीट सारथी की इस क्रैश कोर्स की सीरीज में मैं लक्ष्मी शर्मा लेकर आई हूँ आपके लिए एक नेक्स्ट वीडियो, जिसका टॉपिक है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स की एनाटॉमी यानी इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो जैसा कि आपने बॉटनी में हमने जो 2 लेक्चर्स पहले भी बनाए हुए हैं, जिसमें आपने पढ़ा था प्लांट किंगडम के बारे में, देन उसके बाद में आपने पढ़ा होगा मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में। तो उसी सीरीज में अब हम पढ़ेंगे एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में। इस पूरी वीडियो को आपको ठीक से देखना है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं एंड अगर आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगती है तो आपको इसको लाइक करना है, शेयर करना है एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। चलिए बताइए, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में एनाटॉमी वर्ड का मीनिंग क्या है। एनाटॉमी वर्ड क्या है एक्चुअली? एनाटॉमी से मतलब होता है कि हम जो फ्लावरिंग प्लांट्स की स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, फ्लावरिंग प्लांट से मतलब हम यहाँ पे बात करेंगे केवल और केवल एंजियोस्पर्म्स के बारे में, है ना। देन उसके अंदर भी उनकी इंटरनल स्ट्रक्चर, जैसे एंजियोस्पर्म के प्लांट्स हैं उनके जो वेरियस ऑर्गन्स हैं, जैसे हम बात करते हैं इनकी स्टेम हो गया, रूट हो गया, फ्लावर हो गया या लीव्स हो गए, इनकी इंटरनल स्ट्रक्चर कैसे होती है या किसकी बनी हुई होती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो आपको पता होगा कि हम एक्चुअली में बात करते हैं कि जो बेसिक यूनिट होती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, वो क्या होती है, दैट इज सेल, है ना। ये तो आपने कॉमन सी बात होती है कि हम पढ़ते हैं कि सेल इज द बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जो सेल होती है, सेल्स कंबाइंड होकर क्या बनाती है बेटा? टिश्यू का फॉर्मेशन करती है एंड टिश्यूज क्या बनाते हैं? ऑर्गन, एंड देन फाइनली एक ऑर्गेनिजम्स का डेवलपमेंट होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सेल्स कंबाइंड होकर टिश्यू बना रही हैं। तो एक्चुअल में अगर हम आपसे कहें कि व्हाट डू यू मीन बाय टिश्यू, या टिश्यू को आप कैसे डिफाइन करेंगे, तो आपकी डेफिनेशन क्या होगी मुझे बताइए। सेल, आपने बोल दिया कि सेल्स कंबाइंड होकर टिश्यू फॉर्म कर रही है, लेकिन किस टाइप की सेल्स होनी चाहिए? वो सेल्स मे बी सिमिलर और डिसिमिलर इन स्ट्रक्चर बट दे कैन परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन। उनका फंक्शन कैसा होना चाहिए? कॉमन होना चाहिए, यानी बहुत सारी सेल्स एक जैसा काम कर रही हो। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या होनी चाहिए इसके अंदर, कि उनका ओरिजिन सेम होना चाहिए, तभी हम उसको कहेंगे टिश्यू। यानी व्हाट डू यू मीन बाय टिश्यू? टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट मे बी सिमिलर और डिसिमिलर इन स्ट्रक्चर बट दे हैव अ कॉमन ओरिजिन एंड दे परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन। तो आपका डेफिनेशन इस तरह से बोलेंगे या इस तरह से लिखेंगे तो ही आपकी डेफिनेशन करेक्ट हो पाएगी। ओके, तो टिश्यू में क्या कॉमन होना चाहिए बेटा? इनका ओरिजिन कॉमन होना चाहिए। ये क्लियर हो गया आपके लिए। सेकेंडली हम बात करते हैं टिश्यूज को डिफरेंशिएट किया जाता है कितने टाइप्स में, हम 2 टाइप्स में डिवाइड करेंगे इनको। फर्स्ट वन इज द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड सेकेंड वन इज द परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड परमानेंट टिश्यूज, अभी हम इनके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज किसे कहते हैं एंड परमानेंट किसे कहेंगे। ठीक है, परमानेंट को भी अगेन डिवाइड कर दिया गया है 2 पार्ट्स में बेटा, सिंपल टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। सिंपल टिश्यू का मतलब होता है दैट आर मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ सेल्स ओनली, एंड कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है दैट आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स। तो हम यहाँ बात करेंगे सिंपल टिश्यूज की, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। अगेन इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। एंड हम इधर बात करेंगे कॉम्प्लेक्स टिश्यूज की, जिसमें हम जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में स्टडी करेंगे। तो हम बेसिक पहले बात करेंगे टिश्यूज के टाइप्स की, देन हम देखेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। ओके, चलो बात करते हैं। फर्स्ट पार्ट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का मतलब क्या होता है? ऐसे टिश्यूज जिसमें कॉन्टिन्यूसली डिवीजन की कैपेसिटी मिलती है, उनको क्या कहते हैं आप? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। ठीक है, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का मतलब क्या बोलेंगे? जिसमें डिवीजन की कैपेसिटी मिलती है। अब ये बताइए मुझे, जिनमें डिवीजन की कैपेसिटी होगी तो क्या उनकी सेल वॉल थिक होगी? क्योंकि ये एक प्लांट सेल है, सेल वॉल मिलना तो है डेफिनेटली। हम किसी भी प्लांट सेल को कैसे बताते हैं कि भाई इसके ऊपर एक सेल वॉल प्रेजेंट होगी, दैट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड हेमीसेलुलोज। लेकिन अगर मैं बात कर रही हूँ कि ये एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, तो इसकी सेल वॉल में कोई थिकनेस नहीं मिलेगी, क्योंकि सेल वॉल थिक होते ही इसका काम चेंज होने लग जाएगा, है ना। इसमें थोड़ा सा डेडपन आने लग जाएगा, कि हो सकता है कि डेड भी हो जाए सेल, या इसके ऊपर किसी भी चीज़ का डिपोजिशन होने के साथ साथ इसके अंदर इसका वर्क जो होता है ना, मेन फंक्शन जो होता है वो चेंज हो जाता है। तो जनरली मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का मेन फंक्शन क्या होता है बेटा? इनका मेन फंक्शन होता है सेल इनकी क्या करती है? डिवीजन करती हैं।
लगातार सेल डिवाइड करती हैं। तो सेल डिवाइड करेंगी तो बेटा इनके अंदर ये मेरिस्टेम टिश्यूज जो होते हैं इनको हम ये कह सकते हैं किसके बने होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ इमेच्योर सेल्स। क्योंकि सेल्स ग्रो करती है, ग्रो करने के बाद डिफरेंशिएट नहीं हो पाई, इससे पहले वो तुरंत डिवाइड करके अगेन डॉटर सेल्स बना लेगी, फिर ग्रो करेगी, फिर तुरंत डिवाइड कर जाएगी। तो यानी सेल्स इमेच्योर ही रहती है, मैच्योर नहीं होने पाती है। ये क्लियर हो गया आपके लिए। इनकी सेल वॉल जो होती है प्राइमरी लेवल की होती है, उस पर किसी भी टाइप का कोई डिपोजिशन नहीं मिलता है। साइटोप्लाज्म इनका डेंस रहेगा, यानी उनके पास में जो भी सेल डिवीजन के लिए रिक्वायर्ड एंजाइम्स एंड प्रोटीन्स एंड जो भी मटेरियल रिक्वायर्ड होता है ये इनके पास में इनफ अमाउंट में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो बेसिक थिंग हम अब इसको लर्न नहीं करेंगे, हम इसके पॉइंट्स को हम इसको समझेंगे कि अगर ये डिवीजन की कैपेसिटी रखता है तो क्या इसका साइटोप्लाज्म डेंस होना चाहिए, ऑब्वियसली होना चाहिए। क्या इसकी सेल वॉल के ऊपर थिकनेस होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। क्या इनमें वैक्यूल्स प्रेजेंट होंगी, नहीं होंगी। क्यों काम आ रहा है इनका, क्योंकि इनको स्टोरेज तो करना ही नहीं है, इनको ग्रो करके तुरंत डिवाइड कर देना है। तो स्टोरेज का क्या मेन फंक्शन आता है, वैक्यूल होगी, बिल्कुल नहीं होगी। इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट होंगे क्या सेल्स के बीच बीच में, बिल्कुल नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे इनको कोई रेस्पिरेशन वाला कोई काम करना ही है, तो करना ही नहीं है, तो स्पेसिस का कोई रोल आता ही नहीं है। इसीलिए इनके पास में इंटरसेलुलर स्पेसिस नहीं होते, इसी वजह से इनको क्या कहा जाता है बेटा, कॉम्पैक्ट टिश्यूज भी कहा जाता है। क्योंकि इनके जो सेल्स होती है ना वो बहुत ही पास पास अरेंज होती हैं, तो कोई भी किसी भी टाइप का इनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस इसमें नहीं मिलेगा। आगे समझ में आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की बात। अब बात करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को डिवाइड किया गया है, किस बेसिस पे डिवाइड किया गया उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। तो फर्स्ट बेसिस हमने क्या लिखा है बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट। कहाँ से ऑरिजिनेट हुआ है और कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ है उसकी बेसिस पे कितने टाइप में डिवाइड किया गया। पहला वाला प्रोमेरिस्टेम, दूसरा होता है प्राइमरी मेरिस्टेम और थर्ड वन इज सेकेंडरी मेरिस्टेम। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, हम यहाँ पे मेरिस्टेम वर्ड जो इस्तेमाल करते हैं ना, मेरिस्टेम का मतलब होता है दैट पर्टिकुलर रीजन वेयर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर प्रेजेंट। यानी एक रीजन के लिए हम बात करते हैं जहाँ पे एक्टिवली सेल डिवाइड करती होती हैं, सेल जो होती हैं डिवीजन की कैपेसिटी रखती हैं, उस पर्टिकुलर रीजन को आप मेरिस्टेम कहते हैं और इस टिश्यूज को क्या कहते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। ठीक है, प्रोमेरिस्टेम की बात करेंगे बेटा। प्रोमेरिस्टेम जनरली क्या होता है कि अगर हम बात करें एक सीड की, तो सीड को जैसे अगर आपने प्रॉपर मॉइस्चर दे दिया उसको, प्रॉपर आपने वाटर कंटेंट दे दिया, सॉइल दे दिया, प्रॉपर एनवायरमेंटल कंडीशंस उसको अवेलेबल करा दी, तो सीड ग्रो कर जाता है। तो सबसे पहले उसके अंदर सीड ग्रो किया, यानी उसकी जो सेल्स थी वो धीरे धीरे किस स्टेज में आ गई बेटा, डिवीजन की स्टेज में आ चुकी है। तो अभी जो मेरिस्टेम बनेगा दैट इज द प्रोमेरिस्टेम, यानी स्टार्टिंग से एम्ब्रियो वाले स्टेज से बनने वाला जो मेरिस्टेम होता है ना वो कहलाता है प्रोमेरिस्टेम। फिर धीरे धीरे वो सीड ग्रो करते जाएगा एंड उससे ऊपर की तरफ प्लूम्यूल निकलेगा और नीचे की साइड में रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। प्लूम्यूल जो होता है उसका शूट सिस्टम बनाएगा, रेडिकल होता है उसका रूट सिस्टम बनाता है। तो जब इसमें प्लूम्यूल बनेगा ना बेटा, ऊपर की साइड में भी बनेगा प्लूम्यूल, तो इस प्लूम्यूल से पूरा का पूरा शूट सिस्टम बनेगा, यानी एक छोटे प्लांटलेट का फॉर्मेशन होगा। तो अभी जो मेरिस्टेम बनाएगा वो क्या कहलाएगा बेटा, प्राइमरी मेरिस्टेम, जो किससे बना हुआ है, प्रोमेरिस्टेम से बन रहा है। ठीक है, देन एक टाइम के बाद में ये होता है कि प्लांटलेट बन जाता है, उसके बाद लीफ वगैरह बनने लग जाती हैं, फिर उनकी सेल्स अब डिवीजन की कैपेसिटी को थोड़ी देर ब्रेक करेंगी एंड देन उसके अंदर डिफरेंट काम जैसे कि फोटोसिंथेसिस करना हो जाएगा, रेस्पिरेशन हो जाएगा, डिफरेंट टाइप का उनका वर्क चेंज हो जाएगा। इसको कहते हैं अब डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो जाएगा। अब वो सेल डिवीजन ना करके थोड़ी देर रुक जाएगी। ठीक है, देन उसके बाद में जब उनका प्रॉपर तरीके से उन्होंने सेकंड फंक्शन जो सेकेंडरी फंक्शन होते हैं जितने भी वो सारे परफॉर्म कर लिए, फिर एक टाइम के बाद में फिर अगेन वो क्या करती है, वापस से ग्रो करना स्टार्ट कर देता है, वापस से डिवाइड करना स्टार्ट कर देता है। तो अब जो मेरिस्टेम बना ना वो क्या कहलाएगा बेटा, सेकेंडरी मेरिस्टेम। समझ में आ गया होगा आई होप ये वाला पार्ट कि क्या कहना चाह रहे हैं हम यहाँ पे बेटा। हमने यहाँ पे केवल 3 वर्ड्स का इस्तेमाल किया है, पहला है प्रोमेरिस्टेम, दूसरा होता है प्राइमरी और तीसरा होता है सेकेंडरी। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने सीड को ग्रो किया है तो एम्ब्रियो वाला पार्ट अगर ग्रो करेगा तो एम्ब्रियो से ओरिजिनेट होने वाला मेरिस्टेम क्या कहलाएगा, प्रोमेरिस्टेम। देन उसके बाद में धीरे धीरे एम्ब्रियो ग्रो करने के बाद में क्या बनाएगा, शूट सिस्टम, देन रूट सिस्टम बनाएगा। तो शूट से पूरा जो शूट प्लांटलेट बनेगा ना, छोटा सा पौधा बनेगा, उसको क्या कहेंगे, अब प्राइमरी मेरिस्टेम बन गया। देन ये पौधा बनने के बाद में अब इसकी ग्रोथ क्या हो जाएगी, थोड़ी देर स्टॉप हो जाएगी, यानी परमानेंट बन जाएगा। अब इसके अंदर डिवीजन की कैपेसिटी ना होकर के इसके अदर फंक्शन में ये मॉडिफाइड हो जाएगा। देन उसके बाद परमानेंट टिश्यूज अगेन एक टाइम के बाद में क्या करेगा, वो छोटा पौधा होता है ना, बड़ा पेड़ में कन्वर्ट होना, उसको ट्री बनाना है। तो यहाँ पे उस टाइम पे अगेन क्या हो जाएगा बेटा, उसके अंदर फिर से एक डिवीजन की कैपेसिटी स्टार्ट हो जाएगी। तो अब जो मेरिस्टेम बना है वो किससे बना है, परमानेंट से बना हुआ है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे बेटा, सेकेंडरी मेरिस्टेम होगा। चलिए डिफरेंशिएशन देख लेते हैं इसको।
फर्स्ट वन क्या कह रहे हैं बेटा, अभी कहाँ से स्टार्ट होता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज से। ये किससे होता है, प्रोमेरिस्टेम से बनेगा। और ये किससे बनेगा बेटा, ये बनेगा प्राइमरी परमानेंट टिश्यू से बनेगा, है ना। ये इससे नहीं बनेगा, प्राइमरी से मेरिस्टेम से भी नहीं बनता, ये किससे बनता है, परमानेंट से बनता है। सेकेंडली सेल डिवाइड करती है एंड देन प्राइमरी मेरिस्टेम टिश्यू बनाती है। इसकी सेल डिवाइड करेंगे तो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बनाएंगे, और इसकी क्या बनाती है बेटा, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू, यानी ट्री का फॉर्मेशन करवाने में हेल्प करती है। देन ये कहाँ मिलता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में मिलता है, जैसे कि स्टेम सेल्स हो गई। ये कहाँ मिलेगा आपको, शूट एंड रूट की एपेक्स वाले पार्ट में मिलेगा, यानी एपाइकल मेरिस्टेम वाला इसका एग्जांपल हो जाएगा। एंड द लास्ट वन इज, ये कहाँ मिलेगा आपको, मैच्योर रीजन ऑफ रूट एंड स्टेम के मैच्योर रीजन मिलेगा, जैसे कि कॉर्क कैम्बियम हो गया, जिसकी एक्टिविटी से फाइनली सेकेंडरी ग्रोथ परफॉर्म होती है। तो आई होप ये तीनों पार्ट्स आपके लिए अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। चलो आगे बात करते हैं हम इसके बेसिस पे। हम सेकेंडली बेसिस लेते हैं, क्या लेंगे, बेस्ड ऑन द लोकेशन या पोजीशन कि कहाँ पर है। सो इस बात करेंगे, इसके अंदर हम तीन तरह के होते हैं। ये पहला होता है बेटा अपाइकल मेरिस्टेम, सेकंड वन इज इंटरकैलरी, और थर्ड वन इज लेटरल मेरिस्टेम। अपाइकल वर्ड जो होता है इसका मतलब होता है टिप पर प्रेजेंट मेरिस्टेम, अपाइकल यानी टिप, एपेक्स पर प्रेजेंट, है ना। एंड देन इसके बाद में आता है इंटरकैलरी। इंटरकैलरी का मतलब होता है कि जो दो नोड्स के बीच के रीजन होते हैं ना, वहां पर है, या नोड्स के नीचे वाले रीजन में जहां से ब्रांचेस निकल रही होती है वहां पर प्रेजेंट होगा। एंड द थर्ड वन इज अ लेटरल मेरिस्टेम, लेटरल साइड पे प्रेजेंट होगा और लेटरल ग्रोथ करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। अब हम बात करते हैं कि कैसे होगा। देखो फर्स्ट वन इस डायग्राम में देख लो कि ये जो टिप पर प्रेजेंट मेरिस्टेम है, इसी को आपने क्या कहा है बेटा, दिस इज द अपाइकल मेरिस्टेम। कौन सा है ये, अपाइकल। देन उसके बाद में बात करेंगे, यहाँ पे आपका नोड वाला रीजन आ गया। नोड वाला रीजन मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि नोड किसे कहते हैं, जहां से ब्रांचेस ओरिजिनेट होती है उस वाले पार्ट को कहते हैं आप नोड्स। एंड दो नोड्स के बीच की डिस्टेंस क्या कहलाती है, इंटरनोड। तो नोड के नीचे वाले बेस वाले पार्ट में जो भी मेरिस्टेम मिलेगा उसको क्या कहेंगे बेटा आप, दैट इज द इंटरकैलरी मेरिस्टेम। क्लियर हो गया। एंड द लास्ट वन इज लेटरल मेरिस्टेम जो होता है वो लेटरल साइड में मिलता है। यहाँ पे जो मिलने वाला होगा बेटा क्या कहलाएगा, ये लेटरल मेरिस्टेम होता है। अपाइकल मेरिस्टेम की वजह से क्या होगा, प्लांट की लेंथ इंक्रीज होती है, इंटरकैलरी की वजह से ब्रांचिंग होती है, एंड लेटरल की वजह से प्लांट की गिर्थ या सर्कमफेरेंस इंक्रीज होती है, यानी हम कह सकते हैं उसका जो बार्क वाला पार्ट होता है, सेकेंडरी ग्रोथ होती है, वो परफॉर्म होती है। एंड अपाइकल एंड इंटरकैलरी को प्राइमरी मेरिस्टेम भी कहते हैं और लेटरल मेरिस्टेम को सेकेंडरी मेरिस्टेम भी कहते हैं, क्योंकि लेटरल जो होता है वो परमानेंट टिश्यू बनने के बाद में बनता है, इसीलिए क्या कहते हैं इसको आप सेकेंडरी मेरिस्टेम। यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ होती है, यानी कैम्बियम जो होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे परमानेंट टिश्यूज की। मेरिस्टेमल टिश्यूज की बात हम कर चुके हैं। नेक्स्ट आता है आपका टिश्यू परमानेंट टिश्यू, यानी ऐसे टिश्यूज जिनमें डिवीजन की कैपेसिटी नहीं है, अब इनका फंक्शन कुछ और हो जाता है, ये क्या कहलाते हैं, परमानेंट टिश्यूज कहलाते हैं, जिनमें बस डिवीजन की कैपेसिटी नहीं मिलेगी, बाकी अदर फंक्शंस को परफॉर्म करेंगे। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं ये कितने टाइप के हो सकते हैं बेटा, इनको डिवाइड किया गया था हमने दो कैटेगरीज में। फर्स्ट वन इज द सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड सेकंड वन इज द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। सिंपल परमानेंट टिश्यूज किसे कहते हैं, वो टिश्यूज जो एक ही टाइप की सेल से मिलकर बने होते हैं उनको कहते हैं आप सिंपल परमानेंट टिश्यूज। तो इसके लिए हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट वन इज पैरेन्काइमा, सेकंड वन इज कोलेनकाइमा एंड द थर्ड वन इज स्क्लेरेन्काइमा। एंड दूसरा वाला होता है बेटा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, यानी जो कि एक से ज्यादा टाइप की सेल से मिलकर बने होते हैं, यानी उसके सेल्स होती है वो डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, उनको कहते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। इसका एग्जाम्पल होता है बेटा जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, इनके बारे में आपने 7th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा, और ये भी आपने 9th क्लास के अंदर टिश्यू वाला पार्ट तो आपने डेफिनेटली पढ़ा ही होगा, लेकिन उसका एक तरह से रिवीजन ही हो रहा है यहाँ पे, है ना। चले आगे बात करते हैं, हम पहले पैरेन्काइमा के बारे में बात करेंगे। पैरेन्काइमा जो होता है वो लिविंग टिश्यू होता है। लिविंग है इसका मतलब इसकी सेल वॉल पर आपको कोई डिपोजिशन नहीं करवाना है, ध्यान रखना है। अगर हम कह रहे हैं कि ये टिश्यू पर्टिकुलर टिश्यू लिविंग टिश्यू है तो समझ लेना इसकी सेल वॉल पर कोई डिपोजिशन नहीं हुआ है। ठीक है, जो इसकी नॉर्मली क्या होता है, इसकी सेल वॉल बहुत ही थिन होती है, नॉर्मल थिकनेस नहीं मिलती है इसके ऊपर। ठीक है, नेक्स्टली क्या होता है कि इनके टिश्यूज जो होते हैं, सेल्स जो होते हैं वो पास पास अरेंज रहते हैं, और कोई थिकनेस ना होने की वजह से इनके बीच में बेटा क्या आ जाता है, इंटरसेलुलर स्पेसिस यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। तो आप यहाँ पे इजीली डायग्राम में देख लो कि ये मान लीजिए मैंने इनकी सेल वॉल बना दी है और ये इसकी सेल मेम्ब्रेन बना रही हूँ, तो क्या आप यहाँ पे ये वाले रीजन को देख पा रहे हैं, ये पर्टिकुलर रीजन यहाँ पे आपको स्पेस दिखाई दे रहा है, तो यही स्पेस क्या है, इसका इंटरसेलुलर स्पेसिस है। तो यहाँ पे सेल्स के बीच में कोई थिकनेस नहीं है, सेल वॉल पर कोई थिकनिंग नहीं है, इसकी वजह से इंटरसेलुलर स्पेसिस यहाँ पे क्लियरली विजिबल होते हैं।
नेक्स्टली क्या होता है, पैरेन्काइमा का मेन फंक्शन क्या होता है, तो डिपेंड करता है कि वो पैरेन्काइमा कैसा है। जैसे हम बात करते हैं, अगर पैरेन्काइमा के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है, तो आपको पता है क्लोरोफिल क्या काम करता है बेटा, फोटोसिंथेसिस का काम करता है। तो ऐसे पैरेन्काइमा जिसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा उसको कहते हैं क्लोरेन्काइमा। तो उसका फंक्शन क्या हो जाएगा बेटा, ऑब्वियसली फोटोसिंथेसिस करना हो जाएगा। इसके अलावा अगर वो स्टोरेज का काम कर रहा है तो प्रोजेनकाइमा नाम हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं उनमें बायोन्सी देने के लिए, वो तैरते रहते हैं, तो उनको तैरने के लिए जो कैपेसिटी होती है ना, बायोन्सी होती है, उसको प्रोवाइड करने के लिए वो जो पैरेन्काइमा उसके अंदर प्रेजेंट होंगे, उनमें एयर कैविटीज मिलती हैं। तो ऐसे वाले पैरेन्काइमास को कहते हैं आप एरेन्काइमा। तो डिपेंड करते हैं, एक पैरेन्काइमा का फंक्शन डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का पैरेन्काइमा है। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं आप, नेक्स्ट टाइप का पैरेन्काइमा कौन सा होता है, नेक्स्ट टाइप का टिश्यू कौन सा है, कॉलनकाइमा। कॉलनकाइमा में आपको समझना है बेटा कि जो टिश्यूज होते हैं कॉलनकाइमा के, उनमें क्या होता है कि इनकी जो कॉर्नर होते हैं, सेल वॉल के कॉर्नर्स, वहां पर आकर यानी एक स्पेशली लोकलाइज्ड पर्टिकुलर पार्ट में आकर के थिकनेस आ जाती है। पूरी सेल वॉल पर नहीं आएगी, बस पर्टिकुलर रीजन में आ जाती है थिकनेस, जिसकी वजह से टिश्यू तो लिविंग रहेगा, क्योंकि अगर पूरी ही सेल वॉल को आप कवर कर देंगे तो ही टिश्यू डेड माना जाएगा, अदरवाइज टिश्यू लिविंग है। लेकिन हम बात करते हैं कि यहाँ पे जैसे मान लो मैंने डायग्राम अगेन वही जो मैंने पहले बनाया था वही टाइप को डायग्राम बना रही हूँ। ये इसकी सेल मेम्ब्रेन बना दिया, बीच में आपको स्पेस दिख रहेगा। चलिए, या आपको स्पेस यहाँ पे क्लियर दिख पा रहा है क्या, यहाँ पे ये वाला स्पेस, यहाँ पर इनकी थिकनेस आ जाती है। कहाँ आ रहे हैं, केवल और केवल इनके कॉर्नर्स पर थिकनेस आ जाती है। और वो थिकनेस किसकी वजह से है, ये ध्यान रखना है बेटा, ये थिकनेस किसकी वजह से आती है, यहाँ पे पैक्टिन की वजह से। अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ कि पैरेन्काइमा की सेल वॉल किसकी बनी हुई है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सेलुलोज, हेमिसेलुलोज की बनी होती है। लेकिन कॉलनकाइमा की सेल वॉल किसकी बनी हुई है, दैट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, लेकिन साथ में उसमें क्या जुड़ गया, पैक्टिन जुड़ गया है कॉर्नर वाली साइड पे, इसीलिए इसका नाम हो जाएगा पैक्टोसेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, पैक्टिन कहाँ मिलेगा, क्या पूरे एरिया में, क्या पूरी सेल वॉल पर, यहाँ भी पैक्टिन है, यहाँ भी पैक्टिन है, यहाँ ऐसे मिलेगा, या केवल कुछ सॉरी कुछ पर्टिकुलर रीजन में मिलेगा, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा आपका कि भाई केवल और केवल कहाँ मिलेगा, ये केवल कॉर्नर साइड में ही पैक्टिन मिलता है। ठीक है, काम क्या होता है बेटा, ये जनरली कहाँ मिलता है, आपको लीव्स में मिलेगा। लीव्स की जो मार्जिन होती है ना, लैमिना वाला पार्ट होता है, वहां पर ये कॉलनकाइमा ज्यादा मिलता है, ताकि ये टैरिंग से बचा सके, कि हवा की वजह से लीव्स टैर ना हो जाए ना, उसको टैरिंग से स्टॉप करने के लिए क्या होता है, यहाँ पे पैक्टिन मिलता है, जिसकी वजह से मतलब यहाँ पे कॉलनकाइमा मिलता है। ठीक है, एंड इसके अलावा जो यंग ग्रोइंग जो स्टेम होता है या रूट्स होते हैं, उनमें आपको क्या मिलता है, कॉलनकाइमा मिलता है, जो कि उनको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। जब तो आपने देखा होगा कि जो छोटे छोटे हर्बेशियस नेचर के प्लांट्स होते हैं, वो हवा आने से झुक जाते हैं और वापस से सीधा हो जाते हैं। तो वो झुक रहे हैं, वापस सीधा हो रहे हैं, क्यों, क्योंकि उनमें कॉलनकाइमा प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे आप स्क्लेरेन्काइमा की। स्क्लेरेन्काइमा जो होता है बेटा, यहाँ पे इसमें चेंज आ गया कि स्क्लेरेन्काइमा में जो सेल्स होती हैं, मैं अगेन आपको बना के दिखाऊं, यहाँ पे डायग्राम वही वाला सेम, बस समझाने के लिए बना रहे हैं यहाँ पे, कि यहाँ पर सेल की जो सेल वॉल होती है बेटा, सारी ही सेल वॉल पर डिपोजिशन हो जाता है, पूरी की पूरी सेल वॉल पर। जब पूरी ही सेल वॉल पर डिपोजिशन हो जाएगा तो ये इंटरसेलुलर स्पेसिस बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। एंड जब पूरी सेल वॉल पर डिपोजिशन हो जाता है तो सेल अपने आप क्या हो जाएगी, डेड हो जाएगी, क्योंकि एक्सचेंज ऑफ मटेरियल पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसीलिए जब एक्सचेंज पॉसिबल नहीं होगा, ना कुछ अंदर जाएगा ना कुछ बाहर आएगा, इसीलिए सेल क्या हो जाएगी, अपने आप डेड सेल्स होती है। यानी अगर मैं आपसे पूछूं पैरेन्काइमा, कॉलनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा में से कौन सा डेड टिश्यू है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, स्क्लेरेन्काइमा डेड है, जबकि पैरेन एंड कॉलनकाइमा दोनों ही कैसे होते हैं, लिविंग होते हैं। सबसे ज्यादा इंटरसेलुलर स्पेसिस किसमें मिलेंगे, पैरेन्काइमा मिलेंगे, कॉलनकाइमा में होते हैं लेकिन कम होते हैं, स्क्लेरेन्काइमा में बिल्कुल नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसमें किस चीज का डिपोजिशन हुआ था, क्या यहाँ पे भी पैक्टिन का ही डिपोजिशन होता है, तो आपका आंसर यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे किसका डिपोजिशन होता है बेटा, लिग्निन का। किसका होता है यहाँ पे डिपोजिशन, लिग्निन का होता है, इसीलिए हम कह सकते हैं इनकी सेल वॉल लिग्निफाइड सेल वॉल होती है। क्लियर हो गया। देन स्क्लेरेन्काइमा को दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं बेटा, फर्स्ट टाइप होता है इसका स्क्लेरिड और दूसरा होता है फाइबर्स। स्क्लेरिड की अगर हम बात करते हैं, स्क्लेरिड जनरली कैसे होते हैं, वो सर्कुलर टाइप में होते हैं, है ना, एंड देन इसकी जो सेल वॉल होती है वो ज्यादा थिक होती है, जबकि फाइबर जो होते हैं इनके एंड्स जो होते हैं वो पॉइंटेड एंड्स होते हैं, एंड इनकी सेल वॉल भी थिक होगी, और उनकी जो कैविटी होती है, ल्यूमन वाला पार्ट होता है वो
बहुत ही रिड्यूस्ड हो जाता है स्क्लेरेट के कंपेयर में, ठीक है। यानी इसमें आपको लिमन बहुत ही रिड्यूस्ड फॉर्म में मिलेगा, इसमें लिमन मिलता है, इसकी पॉइंटेड एंड्स मिलेंगे, इसमें कोई पॉइंटेड एंड्स नहीं मिलता है, बाकी दोनों पर ही लिग्निन का डिपोजिशन मिलेगा, दोनों ही आपको डेड सेल्स मिलेंगी। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो आपके लिए जो परमानेंट टिश्यू वाला पार्ट है वो अच्छे समझ में आ गया होगा। पहले हमने सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ लिया, अब बात करते हैं आप कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज के बारे में। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज क्या होते हैं बेटा? जो कि किससे बने होते हैं? मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से बने हुए होते हैं। एग्जाम्पल हमने पढ़ा था इसका, किस क्या क्या है, जाइलम है एंड फ्लोएम के बारे में आप इसमें पढ़ेंगे। अब जाइलम किस किस से बना हुआ होता है बेटा, ये देख लेते हैं कि जाइलम क्या है और किसका कंडक्शन करता है। पहले इसको देखते हैं। जाइलम यानी जा से जाइलम और जा से जल, आप इससे अच्छे से याद कर सकते हैं, है ना। जा से जाइलम, जा से जल, यानी वाटर के कंडक्शन के लिए कौन सा टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है? दैट इज जाइलम। एंड फा से फ्लोएम, और फा से क्या होता है बेटा? फूड होता है। तो आप इसको इजीली याद कर लेंगे कि भाई फूड का ट्रांसपोर्ट कौन करवाएगा? फ्लोएम करवाएगा। जाइलम कितनी टाइप की सेल से मिलकर बना हुआ है? ये भी 4 टाइप की सेल्स है और ये भी 4 टाइप की सेल्स से मिलकर बना हुआ होता है। 4 टाइप की सेल्स है, यानी ये क्या है? एक तरह का कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, ठीक है। कौन कौन सी सेल्स है बेटा? फर्स्ट वन इज ट्रैकीड है, सेकंड वेसल्स है, थर्ड वन इज पैरेन्काइमा है, फोर्थ है फाइबर्स। ऐसे इसके अंदर होता है सीव ट्यूब्स होते हैं, कंपेनियन सेल, बास्ट फाइबर्स एंड पैरेन्काइमा। अगेन इसके अंदर दोनों चीजें तो कॉमन होती है, कौन कौन सी? पैरेन्काइमा एंड फाइबर। फाइबर यानी आपको स्क्लेरेन्काइमा के अंदर मैंने बताया था ना, ये स्क्लेरेड होता है, दूसरा फाइबर होता है, वही वाले फाइबर की बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे पैरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा वर्ड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो यहाँ भी पैरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा कॉमन होता है, यहाँ भी पैरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा कॉमन है। बट डिफरेंस कहाँ आता है कि इसके अंदर ट्रैकीड्स और वेसल्स होती हैं, इसके अंदर सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स होती हैं। अब क्या होती है ट्रैकीड्स एंड क्या होती है वेसल्स, इसके बारे में हम देखते हैं इधर। चलो ट्रैकीड्स क्या होती है बेटा? ट्रैकीड जो होती है जनरली इनका पॉइंटेड एंड्स वाली सेल्स होती हैं, जिनकी जो एंड्स होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा? टेपरिंग होते हैं या पॉइंटेड एंड्स होते हैं। अगेन यहाँ पे बेटा जाइलम की सेल्स हैं तो लिग्निफाइड होती हैं, ध्यान रखना इस पे। किसका डिपोजिशन हो गया है? लिग्निफाइड का मतलब होता है लिग्निन का डिपोजिशन, और जहां भी लिग्निन का डिपोजिशन हो जाएगा अपने आप वो सेल कैसी हो जाएगी? डेड हो जाती है। तो यहाँ पे यानी अगर मैं आपसे कहूँ कि ट्रैकीड जो होती हैं वो लिविंग सेल्स हैं या डेड सेल्स हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? दैट आर डेड सेल्स, ठीक है। लिग्निफाइड होती हैं, पिट्स प्रेजेंट होते हैं वाटर का कंडक्शन करने के लिए, रिस्पॉन्सिबल होती हैं। एंजियोस्पर्म में ही ट्रैकीड्स एंड वेसल्स दोनों मिलेंगी। इससे पहले आपको जितने भी आपको ब्रायोफाइट्स हैं, ट्राइडोफाइट्स हैं, है ना, या जिम्नोस्पर्म्स वाला पार्ट होता है, उनमें आपको केवल और केवल ट्रैकीड्स ही मिलती है, वहाँ वेसल्स का डेवलपमेंट नहीं होता है, ठीक है। वेसल्स जो होती है, वेसल्स ट्रैकीड से थोड़ा डिफरेंट होती है, क्योंकि वेसल जो होती है उनका एंड्स पार्ट जो होते हैं वो टेपरिंग नहीं होते हैं, वो एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होती है। तो यहाँ पे भी लिग्निन का डिपोजिशन यहाँ भी मिलेगा। अगेन वेसल्स लिविंग है या डेड है? आपका आंसर क्या हो जाएगा कि भाई ये डेड सेल्स है। एंड थर्ड नंबर की सेल हमने बताया था, इसमें पैरेन्काइमा होते हैं, पैरेन्काइमा इसको स्टोरेज करने का काम करेगा। एंड लास्ट वन इज स्क्लेरेन्काइमा या फाइबर्स। तो स्क्लेरेन्काइमा हमेशा आपको डेड ही करना है, कभी भी स्क्लेरेन्काइमा लिविंग नहीं होता है। तो यानी स्क्लेरेन्काइमा इसमें डेड हो गया, ट्रैकी डेड हो गया, वेसल्स डेड हो गया, यानी हाउ मेनी सेल्स ऑफ जाइलम आर डेड? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 3 सेल्स। कौन कौन सी है? ट्रैकीड, वेसल्स एंड स्क्लेरेन्काइमा। और कौन सी लिविंग सेल है? दैट इज ओनली पैरेन्काइमा इज लिविंग सेल। समझ में आ गया? एंड हम बात करते हैं फ्लोएम की। रिगार्डिंग फ्लोएम में हमने बात किया था बेटा, एक तो सीव ट्यूब्स की, दूसरा बात किया आपने कंपेनियन सेल्स की। ध्यान रखो सीव ट्यूब वर्ड जो यूज करते हैं हम एंजियोस्पर्म के केस में बात करते हैं, एंड जिम्नोस्पर्म के केस में हम सीव सेल्स का इस्तेमाल करते हैं ना। तो अगर मैं बात करूं कि जिम्नोस्पर्म का फ्लोएम जो होता है वो किससे बना हुआ होता है, आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे सीव सेल्स का होता है। वहाँ पे कंपेनियन सेल नहीं होंगी, क्योंकि कंपेनियन सेल जो होती है वो केवल और केवल कहाँ डेवलप हुई है? केवल और केवल आपके एंजियोस्पर्म वाले पार्ट में ही डेवलप हुई है, ठीक है। तो सीव ट्यूब्स होती है। सीव ट्यूब्स क्या होती है जनरली बेटा? ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जो एक के ऊपर एक अरेंज हो जाती हैं इस तरह से फाइनली, और इनका नाम सीव ट्यूब को रखा गया क्योंकि जो एंड पॉइंट्स होते हैं यहाँ पे सीव्स होते हैं, यानी छोटे छोटे छेद होते हैं। तो इसके बेसिस पे इनका नाम दे दिया गया सीव ट्यूब्स। यहाँ के इनके जो एंड पार्ट होता है ना, इसको हम सीव प्लेट भी कहते हैं, कि ये सीव प्लेट एक के ऊपर एक अरेंज होकर के ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रही है, इसलिए इसका नाम हो गया सीव ट्यूब, ठीक है। देन हम बात करते हैं कंपेनियन सेल्स, क्योंकि सीव ट्यूब जो होती है उनके पास में बेटा न्यूक्लियस नहीं होते हैं, ये ई न्यूक्लिएटेड सेल्स होती हैं, तो फिर भी ये लिविंग सेल्स की कैटेगरी में आती हैं। क्यों? क्योंकि उनका मटेरियल, इनको जो अपना फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए रिक्वायर्ड मटेरियल्स होते हैं वो कहाँ से ये ऑर्गेनाइज करते हैं? इनके नियर बाई सेल से। यहाँ पे इनके पास में क्या होती है बेटा? कंपेनियन सेल्स प्रेजेंट रहती हैं। कंपेनियन सेल्स इनको मटेरियल प्रोवाइड करती रहती है विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मोडेस्माटास, ठीक है।
तो ये सीव ट्यूब्स हो गए, कंपेनियन सेल्स हो गए, दोनों ही लिविंग सेल्स होती हैं एंड सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल का ओरिजिन सेम हुआ है, इसीलिए सेम सेल से होता है, इसीलिए इन दोनों को सिस्टर सेल्स कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि कौन सी सेल्स को सिस्टर सेल्स कहा जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा, सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स को सिस्टर सेल्स कहा जाता है। किसके पास में न्यूक्लियस नहीं मिलेगा, सीव ट्यूब्स के पास में न्यूक्लियस नहीं होता है, कंपेनियन सेल्स उनको हेल्प करती हैं वहां से, ठीक है। देन उसके बाद में अगेन फ्लोएम पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा है तो लिविंग सेल होगी डेफिनेटली, स्क्लेरेन्काइमा है तो डेफिनेटली डेड सेल होगी। स्क्लेरेन्काइमा का काम हो जाता है मैकेनिकल सपोर्ट देना एंड पैरेन्काइमा का काम हो जाता है स्टोरेज करना। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि फ्लोएम पैरेन्काइमा है या स्क्लेरेन्काइमा है, इनमें से, या फिर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया है कि फ्लोएम की कितनी सेल्स लिविंग है, तो सीव ट्यूब लिविंग होती है, कंपेनियन लिविंग होगी, पैरेन्काइमा लिविंग होगी, तो कितनी सेल्स होगी लिविंग, इसके अंदर 3 लिविंग्स होती है, ओनली 1 डेड होती है, जबकि जाइलम के केस में 3 डेड होती है, ओनली 1 लिविंग होता है, ठीक है। ये आपको डिफरेंस फॉर्म में भी याद रखना है और ये कॉन्सेप्ट आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट हमने समझा दिया जो कि आपकी 9th स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट था। अगर अभी तक का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया हो तो एक लाइक बटन तो बनता है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, प्लांट टिश्यू सिस्टम के रिगार्डिंग बात करेंगे। प्लांट का टिश्यू सिस्टम यानी पूरा प्लांट बॉडी जो होती है, जनरली प्लांट की बॉडी इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स बॉडी नहीं होती है, उनके पास में ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन नहीं होता है, इसलिए उनके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी कम होती है, वहां पे केवल टिश्यू सिस्टम ही चलता है। तो जनरली हम प्लांट टिश्यू सिस्टम को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज द एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम यानी आउटर मोस्ट वाला सिस्टम, देन होता है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड नेक्स्ट आता है वेस्क्यूलर टिश्यू सिस्टम। तो एपिडर्मल को हम कहते हैं आउटर मोस्ट, वेस्कुलर को कहते हैं इनर मोस्ट, और इन दोनों के बीच में जितना भी सिस्टम आता है उसको क्या कहते हैं आप, जीटीएस या ग्राउंड टिश्यू सिस्टम कहते हैं। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के अंदर आप पढ़ेंगे एपिडर्मिस, स्टोमेटा एंड ट्राइकोम्स के बारे में। जीटीएस में पढ़ते हैं आप हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, पैरासाइकल और पित्त के बारे में। इसके अलावा जो बचता है आपको वेस्कुलर बंडल्स के बारे में, यानी जाइलम एंड फ्लोएम की जो लोकेशन होती है ना उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें क्या क्या आता है बेटा, जाइलम आता है, फ्लोएम आता है एंड कैम्बियम आती है। चलिए इसके बारे में स्टार्ट करते हैं। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, तो सबसे पहला क्या होता है बेटा, इसके अंदर पढ़ेंगे आप एपिडर्मिस के बारे में। एपिडर्मिस कहाँ होती है, सबसे आउटर मोस्ट पार्ट क्या बनाता है इसका, एपिडर्मिस बनाता है, ठीक है। लीफ का आउटर मोस्ट पार्ट हो गया, स्टेम का हो गया, रूट्स का हो गया, सबका एपिडर्मिस जो बाहर वाला पार्ट होता है वो क्या कहलाता है, एपिडर्मिस कहलाता है। एपिडर्मिस के ऊपर हेयर्स प्रेजेंट हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हो ही, लेकिन हो सकते हैं, ठीक है। अगर ये स्टेम की एपिडर्मिस वाला पार्ट है तो उन हेयर्स को क्या कह देते हैं बेटा आप, ट्राइकोम्स कह सकते हैं। और अगर ये रूट की एपिडर्मिस वाला पार्ट है तो उसको क्या कहेंगे आप, रूट हेयर, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपके लिए कि हम जो जनरल पढ़ते हैं एपिडर्मिस के अंदर, तो जनरली एपिडर्मिस जो होती है वो सिंगल लेयर थिकनेस वाली होती है, यानी जो सेल्स होती हैं वो सिंगल लेयर्ड होती है, इस तरह से अरेंज होती हैं। कभी भी आप इन सेल्स को इस तरह से एक सिंगल लेयर के बाद में दूसरी लेयर नहीं बनाएंगे, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। हमेशा कितनी लेयर की होती है एपिडर्मिस, सिंगल लेयर होती है। एपिडर्मिस पर स्टोमेटास प्रेजेंट हो सकते हैं, अगर वो लीफ की एपिडर्मिस है या फिर ग्रीन कलर के पार्ट्स की एपिडर्मिस होगी तो स्टोमेटा वेयर करेगी। एंड सेकेंडली क्या हो सकता है, इसके ऊपर हेयर प्रेजेंट हो सकता है, कंडीशन अप्लाइड। अगर स्टेम की एपिडर्मिस है तो ट्राइकोम्स कहलाएंगे उन हेयर्स को, और अगर वो रूट की है तो रूट हेयर्स कहलाएंगे, ठीक है। डिफरेंशिएशन मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में बताया था कि रूट हेयर्स हमेशा यूनिसेलुलर होते हैं और ट्राइकोम्स हमेशा मल्टी सेलुलर होते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। एपिडर्मिस के अंदर बेटा कभी भी आपको क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं करना है, एपिडर्मिस क्लोरोफिल वेयर नहीं करती है। नेक्स्टली क्या होता है कि जो एपिडर्मिस की जो सेल्स होती हैं वो एक सब्सटेंस का सिक्रीशन करती रहती है, उन सब्सटेंस को कहते हैं आप क्यूटीन। किसका सिक्रीशन करती है बेटा, ये क्यूटीन का सिक्रीशन करती है, जिस सिक्रीशन की वजह से यहाँ पर पूरे में एक क्यूटिकल लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है। ध्यान रखना, क्यूटीन सब्सटेंस का सिक्रीशन होता है, डिपोजिशन नहीं होता है। सेकेंडली क्या होता है, ये क्यूटीन लेयर जो होता है किसका कौन सी लेयर का बना लेती है, फॉर्मेशन करते हैं क्यूटीन की वजह से क्यूटिकल लेयर का फॉर्मेशन होता है। क्लियर हो गया यहाँ पे। चले बात करते हैं नेक्स्ट, क्यूटिकल लेयर का फंक्शन क्या था, ये आपको पता है ना कि क्यूटिकल लेयर क्या करती है बेटा, जो ट्रांसपिरेशन होता है ना, जैसे प्लांट्स में जो वाटर होता है, जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो क्या होता है, भाप बन के उड़ जाता है, इसको कहते हैं आप ट्रांसपिरेशन होना। तो ट्रांसपिरेशन को चेक करने के लिए, यानी इसको प्रोटेक्ट करने के लिए या प्रिवेंट करने के लिए ये क्यूटिकल की लेयर यहाँ पे प्रेजेंट होती है। क्लियर हो गया।
चलो अब बात करते हैं स्टोमेटा, यानी स्टोमेटास क्या होते हैं, एपिडर्मल लेयर पे प्रेजेंट होते हैं, ये ओपनिंग्स होती है। स्टोमेटा नाम ही अपने आप में कहता है कि ये एक ओपनिंग है, जो किससे कवर्ड होती है ओपनिंग बेटा, दो गार्ड सेल से कवर्ड ओपनिंग होती है, ठीक है। जनरली हम इस तरह से बनाते हैं ना स्टोमेटा को, आपने डायग्राम में देखा होगा, आगे भी डायग्राम दिखाएंगे आपको भी, ठीक है। तो ये जनरली क्या होती है बेटा, स्टोमेटास इस तरह से दो गार्ड सेल्स होती हैं, उनसे कवर्ड एक स्ट्रक्चर होती है। सेकेंडली क्या होता है, ये बीच की जो ओपनिंग बनी है, यहाँ की ओपनिंग, इसी को आप कहते हैं स्टोमेटा। तो स्टोमेटा एक्चुअल में किससे कवर्ड है बेटा, ये दो गार्ड सेल्स होती है, ये दोनों सेल्स का नाम क्या है, गार्ड सेल्स। और ये कहाँ प्रेजेंट है बेटा, एपिडर्मिस के बीच बीच में लेयर्स में प्रेजेंट है, यानी ये जो गार्ड सेल्स है किससे सराउंडेड बाय है, ये एपिडर्मल सेल से सराउंडेड होती है। और इन सेल्स को क्या कहते हैं आप, सब्सिडरी सेल्स कहते हैं। कौन सी सेल्स होती है बेटा, ये सब्सिडरी सेल्स। यानी अगर हम बात करें कि ये ओवरऑल जो आपके लिए एक एपेरेटस बन गया है, इसको क्या कहते हैं आप, स्टोमेटल एपेरेटस। तो स्टोमेटल एपेरेटस में कौन कौन सी सेल्स इन्वॉल्व होती है, तो आपका आंसर क्या होगा बेटा, गार्ड सेल होता है, स्टोमेटल पोर होता है एंड सब्सिडरी सेल्स होती है। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आगे बात करेंगे, गार्ड सेल्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, यानी क्लोरोप्लास्ट होता है, इसीलिए ये फोटोसिंथेसिस का काम कर सकती है। देन स्टोमेटा का काम क्या होता है बेटा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है, ट्रांसपिरेशन में भी हेल्प करता है। आगे बात करेंगे आप ट्राइकोम्स के रिगार्डिंग। ट्राइकोम्स क्या होता है बेटा, एपिडर्मिस के ऊपर जो रूट है, स्टेम के ऊपर जो हेयर प्रेजेंट रहते हैं, उसको क्या कहते हैं आप, ट्राइकोम्स कहते हैं। फंक्शन क्या कर देंगे, प्रोटेक्शन, डिस्पर्सल ऑफ सीड एंड फ्रूट्स एंड प्रिवेंटिंग वाटर लॉस ड्यू टू ट्रांसपिरेशन। एंड इसके अलावा रूट हेयर जो होते हैं वो वाटर का एब्जॉर्प्शन करने का काम कर देंगे। रूट की एपिडर्मिस यानी एपिब्लेमा पर प्रेजेंट हेयर्स क्या कहलाते हैं, रूट हेयर्स कहलाएंगे, यूनिसेलुलर होते हैं। फंक्शन क्या हो जाएगा इनका, वाटर को टेक इन करना, ठीक है। आगे बात करेंगे आप ग्राउंड टिश्यू सिस्टम की। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम सबसे बड़ा टिश्यू सिस्टम होता है, इसके अंदर डिफरेंट टाइप के टिश्यूज इंक्लूड होते हैं। कौन कौन से होते हैं बेटा, जैसे हम बात करेंगे, इसके अंदर आता है कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, मेडुलरी रेज एंड हाइपोडर्मिस वगैरह, ये सब के सब किसमें आते हैं, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम यानी जीटीएस की कैटेगरी में आते हैं। इनके बारे में थोड़ा डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। देन इसके अलावा हम लास्ट वाला पढ़ते हैं बेटा, वीटीएस यानी वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, जिसके अंदर आप जाइलम, फ्लोएम एंड कैम्बियम के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। चले आगे बात करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि टाइप्स ऑफ वेस्कुलर बंडल्स, वेस्कुलर बंडल कितने टाइप के होते हैं। तो पहला वेस्कुलर बंडल है आपके लिए रेडियल वेस्कुलर बंडल। रेडियल वेस्कुलर बंडल का मतलब क्या होता है कि जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं ना, वो किस पर अरेंज रहते हैं, प्रेजेंट सेपरेटली ऑन डिफरेंट रेडियाई। ये डिफरेंट रेडियाई पे लोकेटेड होते हैं। आप देख सकते हो जाइलम वाला पार्ट ये वाला पार्ट, ये फ्लोएम वाला पार्ट है, और जाइलम वाला पार्ट ये रहा, ये अलग रेडियाई पे है, यानी दोनों ही अलग अलग रेडियस पे प्रेजेंट हैं। तो इसको क्या कहेंगे आप, रेडियल वेस्कुलर बंडल है। और इस टाइप का वेस्कुलर बंडल आपको कहाँ देखने को मिलता है, जनरली रूट्स के अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्टली कहाँ मिलेगा बेटा ये आपको, रूट्स ऑफ प्लांट्स में। यानी अगर मैं आपसे बोलूं कि डाइकोट की रूट में कौन सा वाला वेस्कुलर बंडल मिलेगा, तो आपको इतना तो ध्यान रहेगा कि यहाँ पे वहाँ पे रेडियल मिलेगा, ठीक है। अन्य अलग अलग रेडियाई पे प्रेजेंट रहते हैं वेस्कुलर बंडल्स। जाइलम अलग रहेगा, फ्लोएम अलग रहेगा। नेक्स्ट टाइप का अगर हम बात करते हैं सेकेंडली कौन सा होता है बेटा, कॉन्जॉइंट। कॉन्जॉइंट अपने आप में कह रहा है कि दोनों जॉइंट हो चुके हैं, कौन कौन, जाइलम एंड फ्लोएम, यानी दोनों एक ही रेडियाई पे मिलने वाले हैं। तो ये इसको क्या कहेंगे, जैसे हम बात करते हैं इस वाली स्ट्रक्चर की, तो इस वाली स्ट्रक्चर में ये वाला पार्ट दिखा रहा है जाइलम को, और ये वाला पार्ट दिखा रहा है बेटा फ्लोएम को, ठीक है। जाइलम एंड नीचे और ऊपर वाला पार्ट के दिखा रहा है, फ्लोएम को दिखा रहा है। नेक्स्टली क्या होता है कि कॉन्जॉइंट को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। फर्स्ट वन क्या होता है, कॉन्जॉइंट ओपन है या कॉन्जॉइंट क्लोज्ड है, कॉन्जॉइंट कोलेटरल है या कॉन्जॉइंट बाइकोलेटरल है। तो डिपेंड करता है, ओपन एंड क्लोज का मतलब समझ लेना बेटा। अगर मैं कहूँ कि ये वेस्कुलर बंडल ओपन है, इसका मतलब क्या होता है कि उसमें सेकेंडरी ग्रोथ हो पा रही है, उसके अंदर कैम्बियम प्रेजेंट है। ओपन होती ही समझ लेना क्या प्रेजेंट करना है आपको, कैम्बियम को प्रेजेंट करना है। और अगर मैं आपसे कहूँ कि नहीं ये तो क्लोज्ड है, और क्लोज्ड है, तो आप क्या कह देंगे कि कैम्बियम क्या है इसके केस में, है एब्सेंट है। कॉन्जॉइंट ओपन भी हो सकता है, कॉन्जॉइंट क्लोज्ड भी हो सकता है। ये कैम्बियम प्रेजेंट है तो ओपन है, क्लोज्ड है तो आपके कैम्बियम एब्सेंट हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्टली हम टर्म यहाँ पे यूज करते हैं कॉन्जॉइंट कोलेटरल। कोलेटरल का मतलब होता है कि एक ही तरफ में केवल फ्लोएम वाला पार्ट प्रेजेंट होता है, एक ही साइड होता है, आउटर मोस्ट साइड में प्रेजेंट रहता है। जाइलम अंदर की ओर रहता है, फ्लोएम बाहर की ओर प्रेजेंट रहेगा।
लेकिन अगर मैंने टर्म यूज किया है कि कॉन्जॉइंट बाइकोलेटरल कंडीशन है, कैसी है, बाइकोलेटरल कंडीशन है, तो इस केस में क्या होता है बेटा, फ्लोएम बाई यानी दोनों जगह, आउटर एंड इनर दोनों जगह होता है फ्लोएम, और बीच में इसके क्या फंस जाता है बेटा, जाइलम आ गया। अब मैंने यहाँ पे कैम्बियम लगा रखी है, इसका मतलब ये ओपन है या क्लोज्ड है, ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये वाला वेस्कुलर बंडल को आप प्रॉपर नेम क्या देंगे, कॉन्जॉइंट कोलेट्रल है, कॉन्जॉइंट बाइकोलेटरल है, ओपन है या क्लोज्ड है, ये मुझे आपको बताना है, ये आपका होमवर्क रहेगा। अब बात करते हैं बेटा, एक टर्म और आता है यहाँ पे, अभी हम इसको स्टार्ट करने से पहले में एक टर्म और पढ़ेंगे। एक कंडीशन होती है आपकी एंडार्क कंडीशन, एक होती है एक्सार्क कंडीशन। एंडार्क एक्सार्क एक्चुअल में क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट भी आप अभी क्लियर कर लो। देखो बच्चों, एंडार्क कंडीशन का मतलब होता है जब जाइलम बन रहा होता है ना, स्टार्टिंग में जाइलम बनता है तो पहले छोटा जाइलम बनता है, देन उससे डिवाइड होते होते मेटाजाइलम की फॉर्मेशन होती है, यानी पहले बनता है बेटा प्रोटोजाइलम, पहले क्या बनता है, प्रोटोजाइलम बनता है, एंड देन उससे क्या बनता है, धीरे धीरे मेटाजाइलम बनता है। यानी हम सिंपल टर्म्स में कह सकते हैं कि डेवलपमेंट के बेसिस पे जाइलम को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम। पहले बनने वाला जाइलम प्रोटोजाइलम, उसके बाद बनने वाला जाइलम मेटाजाइलम। अगर ये, बस आपको कुछ नहीं समझना, बस आपको प्रोटोजाइलम वर्ड पे ध्यान रखना है। अगर ये प्रोटोजाइलम अंदर की ओर होता है, हम यहाँ पे हिंदी में लिख देते हैं, अंदर की ओर होता है, कंडीशन इसी से बनेगा आपकी एंडार्क कंडीशन। क्या हो जाएगी बेटा, एंडार्क कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, कंडीशन समझ में आई आपको? कब बोला, प्रोटोजाइलम अंदर है तो एंडार्क है, और अगर ये प्रोटोजाइलम बाहर है तो इसी को क्या कह देंगे आप, एक्सार्क है। प्रोटोजाइलम पे ही ध्यान रख लेना, बाकी मेटाजाइलम को छोड़ दो अभी आप। प्रोटोजाइलम अंदर है तो एंडार्क कंडीशन, प्रोटोजाइलम बाहर है तो एक्सार्क कंडीशन होगी। चलिए अब बात करते हैं आपकी इसके बारे में। अब हमारे लिए अगेन स्ट्रक्चर स्टार्ट होती है बेटा आपके लिए। चलिए, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोट स्टेम। आपको डाइकोट स्टेम दे दिया गया, आपको डायग्राम दे दिया जाएगा, ये वाला या ये वाला, और आपसे कुछ भी क्वेश्चंस पुट अप कर सकते हैं। क्वेश्चन इन द सेंस कि भाई इस केस में कंडीशन वेस्कुलर बंडल्स की कंडीशन क्या है, या ये जो आपको टीएस दिखा रखा है ये किसका है, टीएस है, एक डाइकोट स्टेम का है, मोनोकोट स्टेम का है, लीफ का है, किसका है? तो पहले आपको ध्यान रखना है कि अगर हमको टीएस दिखा रखा होता है और इस तरह से रेगुलर टीएस दिखाएगा तो या तो स्टेम का होगा या फिर रूट का होगा, लीफ का कभी नहीं होता, क्योंकि लीफ का टीएस हमेशा टीएस नहीं होता, उसका वीटीएस होता है, वो इस तरह से बनता है। नेक्स्टली क्या होता है बेटा, इसके केस में आपको यहाँ पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रही है यहाँ पे, और अगर मैं इधर देखूं तो ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो होती है वो मल्टी सेलुलर दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब मल्टी सेलुलर हेयर यानी ट्राइकोम्स है, और ट्राइकोम किस में मिलेंगे, रूट के ऊपर मिलेंगे या फिर कहाँ मिलेंगे आपको, स्टेम के ऊपर। तो आपका आंसर हो जाएगा स्टेम, तो वही स्टेम का है। नेक्स्टली क्या होता है, रूट में मैंने आपको बताया था कि रेडियल टाइप के मिलते हैं। यहाँ पे आप वेस्कुलर बंडल देख पा रहे हो बेटा, ये एक तरह से यहाँ पे यही है, यहाँ पे नीचे की ओर जाइलम है और ऊपर की ओर यहाँ पे फ्लोएम है। तो बेटा ये रेडियल तो रहा नहीं, क्योंकि एक ही के साथ में ज्वाइंट होके आ रहे हैं, कॉन्जॉइंट टाइप के हैं, तो किसमें होगा, ये स्टेम का होगा। ठीक है, रेडियल नहीं मिलने वाला, यानी रूट का तो नहीं है ये। तो इस तरह से आप इसको अगर आइडेंटिफाई करने के लिए अगर आपको क्वेश्चन आ जाए तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, ये मुझे आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम भी आ रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। स्टार्ट करते हैं आपका ये वाला, इसको थोड़ा सा इसको देखते हैं, इसको इरेज कर देते हैं पहले। चलिए अब बात करेंगे इसके बारे में। तो सबसे पहले इसकी जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है ना बेटा, ये क्या होता है, इसकी एपिडर्मिस। एपिडर्मिस पे से एयर लाइक स्ट्रक्चर निकल रहे होते हैं, दिख रहे हैं आपको एयर लाइक स्ट्रक्चर, यानी ट्राइकोम्स निकल रहे होते हैं। एपिडर्मिस के नीचे आपको क्या मिलने वाला है यहाँ पे बेटा, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम मिलेगा। तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में इसमें क्या क्या होता है, इसके नीचे आपको यहाँ पे मिल रहा है बेटा कोलेनकाइमा दे रखा है, देन उसके बाद में आपको पेरेन्काइमा स्ट्रक्चर मिलेगी, यानी ये क्या बना रहा है, कोलेनकाइमा एंड पेरेन्काइमा, ये दोनों मिलकर के क्या बना रहे होते हैं बेटा, इसका कॉर्टेक्स रीजन बना रहे होते हैं। एपिडर्मिस के जस्ट नीचे अगर हाइपोडर्मिस एपिडर्मिस के जस्ट नीचे अगर आपको स्क्लेरेन्काइमा आ जाए तो उसको आप कहते हैं हाइपोडर्मिस है। यहाँ पे हाइपोडर्मिस नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोलेनकाइमा है, स्क्लेरेन्काइमा नहीं है यहाँ पे। ठीक है, कॉर्टेक्स की जो इनर मोस्ट लेयर होती है, सबसे नीचे की लेयर होती है, वो क्या कहलाती है बेटा, एंडोडर्मिस कहलाती है। एंडोडर्मिस क्या है, कॉर्टेक्स की सबसे नीचे की लेयर, यानी वेस्कुलर बंडल के केस में ऊपर वाली लेयर होती है और कॉर्टेक्स के केस में सबसे नीचे की लेयर क्या कहलाती है, एंडोडर्मिस। और एंडोडर्मिस के जस्ट नीचे एक और लेयर होती है, इसको कहते हैं आप पेरिसाइकल।
ठीक है। देन उसके बाद में आपके वेस्कुलर बंडल्स बनने लगते हैं। तो वेस्कुलर बंडल आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जाइलम का अरेंजमेंट हो रहा है, यहाँ पे फ्लोएम का अरेंजमेंट है। जाइलम अंदर की ओर हो रहा है, यहाँ पे फ्लोएम बाहर की ओर हो रहा है, और बीच में आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, कैम्बियम मिल रहा है। इसका मतलब यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ पॉसिबल है। ठीक है, तो ये क्या है, एक डाइकॉट का स्टेम है, यहाँ मोनोकॉट का स्टेम नहीं है। क्लियर हो गया यहाँ पे। चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर क्या मिलता है बेटा, प्रॉपर्ली डेवलप्ड पिथ मिलेगा। पिथ यहाँ पे वेल डेवलप होता है। आगे बात करेंगे नेक्स्ट टाइप के स्ट्रक्चर, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट स्टेम। मोनोकॉट के स्टेम में हम बात करेंगे, अगर आप इसमें डिफ्रेंशिएट करना पाओ कि भाई ये डाइकॉट का स्टेम है या मोनोकॉट का, तो आपको किससे डिफरेंशिएशन हो पाएगा इसमें, इजीली इसके वेस्कुलर बंडल से। मोनोकॉट का स्टेम में जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं वो स्कैटर्ड फॉर्म में मिलते हैं, और डाइकॉट के स्टेम में जो वेस्कुलर बंडल होंगे प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज्ड फॉर्म में मिलते हैं। ठीक है, इसमें देखेंगे आउटर मोस्ट आपको एपिडर्मिस दे रखी होती है, रूट हेयर यहाँ पे नहीं मिलते हैं, बहुत ही रेयर होते हैं यहाँ पे मिलना। देन उसके नीचे स्क्लेरेनकाइमेटस बनी हुई यहाँ पे स्ट्रक्चर है, यानी स्क्लेरेनकाइमा आता है मोनोकॉट्स के अंदर, इसीलिए ये क्या है, हाइपोडर्मिस है। इसको आपने नॉर्मली कॉरेनकाइमा नहीं लिखा है, उसको आपने नॉर्मली कॉर्टेक्स नहीं लिखा है, इसका नाम दे दिया गया है हाइपोडर्मिस। देन उसके नीचे आपको स्कैटर्ड फॉर्म में बिखरे हुए सारे तरह से क्या है, यहाँ पे वेस्कुलर बंडल्स दे रखे हैं। वेस्कुलर बंडल की कंडीशन कैसी होती है बेटा, यहाँ पे कॉन्जॉइंट होते हैं, कोलेटरल होते हैं, क्लोज टाइप के होते हैं, यानी यहाँ पे आपको कैम्बियम नहीं मिलती। मोनोकॉट्स के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है, डाइकॉट्स के अंदर ही सेकेंडरी ग्रोथ होती है, यानी वहाँ पे आपको डेफिनेटली कैसे वेस्कुलर बंडल मिलेंगे, आपको क्लोज्ड, और यहाँ से क्वेश्चन आने का चांसेस बढ़ जाते हैं। मोनोकॉट के स्टेम का वेस्कुलर बंडल होता है कॉन्जॉइंट, रेडियल कैसा होता है, या ओपन होता है, क्लोज्ड होता है, इस तरह से आपके क्वेश्चंस बनने के चांसेस है। तो थोड़ा सा इसको ढंग से पढ़ के जाना है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगर हम बात करते हैं एक टिपिकल डाइकॉट रूट की बात करेंगे, तो बेटा आपको अगेन एपिडर्मिस मिलेगी। एपिडर्मिस पे स्टोमेटा यहाँ पे नहीं मिलने वाले हैं, रूट है, स्टोमेटा नहीं दिखाना। नेक्स्ट आपको रूट हेयर मिलेंगे, और आपको यहाँ पे कॉर्टेक्स मिलेगा, जो कि नॉर्मल कॉर्टेक्स होता है, पेरेन्काइमेटस नेचर का होता है। देन इसके बाद में आपको क्या मिलेंगे बेटा, यहाँ पे इस कॉर्टेक्स की अंदर वाली लेयर क्या कहलाती है, एंडोडर्मिस मिलेगी, पेरिसाइकिल मिलेगी, वेस्कुलर बंडल मिलेंगे। लेकिन ये रूट है तो वेस्कुलर बंडल हमेशा कैसे मिलते हैं, आपको रेडियली अरेंज्ड मिलेंगे। समझ में आ रहा है, यानी आपको जाइलम जाइलम ये दिख रहा है, और बाकी का कंटेंट में आपको फ्लोएम मिला हुआ है। इसका मतलब ये अरेंजमेंट कैसा है, देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये वाला पार्ट, ये आपको क्या दिखा रहा है, ये आपका फ्लोएम वाला पार्ट दिखा रहा है, और ये वाला पार्ट आपको जाइलम वाला पार्ट दिखा रहा है। तो क्या ये दोनों एक ही रेडियस पे है, बिल्कुल नहीं, दोनों अलग अलग रेडियस पे है, इसीलिए कैसा है, यहाँ पे रेडियल है। ठीक है, ओपन होगा, क्लोज्ड होगा, ये कंडीशन अप्लाइड हो सकती है कि भाई ये ओपन भी हो सकता है, क्लोज भी हो सकता है। नेक्स्टली क्या होता है, इसके अंदर एक्सार कंडीशन है, क्योंकि प्रोटोजाइलम जो होता है वो बाहर की ओर होता है। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे पिथ प्रेजेंट होता है, लेकिन बहुत ही कम अमाउंट में होता है, रिड्यूस्ड होता है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट वाला, मोनोकॉट की रूट की स्ट्रक्चर बात करेंगे। तो बेटा यहाँ पे मोनोकॉट की रूट में रूट हेयर प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे एपिडर्मिस होगी, कॉर्टेक्स होगी, देन एंडोडर्मिस भी प्रेजेंट होगी। बस यहाँ पे कंडीशन ये होता है कि जो डाइकॉट की रूट थी उसमें 2 या 4, 2 से लेकर के 4 तक के वेस्कुलर बंडल होते हैं, जबकि मोनोकॉट की रूट में मोर देन 4 होते हैं, यानी एटलीस्ट 6 टाइप के हो सकते हैं। तो यहाँ पे मोर देन 6 मिलेंगे आपको, यानी यहाँ पे हम कह सकते हैं पॉलीआर्क कंडीशन देखने को मिलती है। जबकि डाइकॉट की रूट की बात करते हैं तो वहां पे 2 से 4 वेस्कुलर बंडल हो सकते हैं बस। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं होते हैं, जबकि मोनोकॉट की रूट में 6 से ज्यादा ही होते हैं, मिनिमम 6 होने चाहिए उसके अंदर। ठीक है, तो आपको यहाँ पे नंबर ऑफ यहाँ पे वेस्कुलर बंडल ज्यादा दिखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि भाई ये एक मोनोकॉट की रूट है ना, जिसमें अरेंजमेंट रेडियल ही मिलेगा जैसे उसके अंदर मिला था। क्लियर है। नेक्स्टली इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये होता है कि इसकी एंडोडर्मिस वाले रीजन में पैसेज सेल्स देखने को मिलती हैं। कौन सी वाली सेल्स होती हैं, यहाँ पे पैसेज सेल्स होती हैं। ठीक है, जो कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इसकी जो एंडोडर्मिस वाला पार्ट होता है ना, उसमें कैस्पेरियन स्ट्रिप्स मिलती हैं, जिसकी वजह से वाटर का ट्रांसपोर्ट जो होता है वो केवल और केवल कैसा हो जाता है, रेडियल ट्रांसपोर्ट ही हो पाएगा, बाकी अलग टाइप का किसी और डायरेक्शन वाटर नहीं जाएगा। तो इसीलिए वाटर के कंडक्शन को एक तरह से प्रॉपर डायरेक्शन देने के लिए यहाँ पे पैसेज सेल्स प्रेजेंट होती हैं। क्लियर है यहाँ तक, आगे बात करेंगे। नेक्स्ट आता है बेटा जो इसकी डॉर्सी वेंट्रल लीव्स हैं। डॉर्सी वेंट्रल का मतलब क्या होता है हम कह सकते हैं यहाँ पे कौन सी लीव्स है बेटा, ये डाइकॉट लीव्स हैं। और अगर हम बात करते हैं आइसोबाइलेटरल, यानी इसको क्या कह सकते हैं आप, मोनोकॉट की लीव्स हैं। ठीक है, डाइकॉट लीव्स एंड मोनोकॉट लीव्स के बारे में पढ़ेंगे।
तो बेटा यहाँ पे इसकी जो एपिडर्मिस होती है यहाँ पे स्टोमेटा प्रेजेंट होंगे लेकिन कम होते हैं। डाइकॉट की लीव्स जो होती है वो जनरली, अगर मैं डाइकॉट की लीव्स का डायग्राम बनाऊं आपसे, तो बेटा आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि ये लीव्स इस तरह से होती है। तो इसके ये वाली जो सरफेस होती है, ये सरफेस सनलाइट की ज्यादा कांटेक्ट में होने की वजह से यहाँ पे नंबर ऑफ स्टोमेटा कम होंगे, क्योंकि सनलाइट की ज्यादा कांटेक्ट में रहेगा, स्टोमेटा भी ज्यादा हो जाएंगे तो वाटर लॉस ज्यादा हो जाएगा। इसीलिए नंबर ऑफ स्टोमेटा कहाँ पे मिलते हैं इसके ज्यादा, यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, देन अगर मैं बात करूँ मोनोकॉट की लीव्स में वो इस तरह से होती है। तो यानी क्या होता है, सनलाइट इधर से भी उधर से भी, यानी दोनों ही केसेस में यहाँ पे इक्वली अमाउंट में पड़ रही है, तो यानी इसकी दोनों सरफेस पर नंबर ऑफ स्टोमेटा सेम रहते हैं। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं हाइपोस्टोमेटिक होता है, और ये क्या होता है, एम्फीस्टोमेटिक होता है। हाइपो यानी लो, लोअर वाली कंडीशन में, लोअर वाले पार्ट में नंबर ऑफ स्टोमेटा ज्यादा मिलेंगे, और यहाँ पे एम्फी यानी बोथ, दोनों तरफ यहाँ पे क्या मिलेंगे, नंबर ऑफ स्टोमेटा सेम मिलते हैं। आगे बात करते हैं एपिडर्मिस, यहाँ पे दो मिलेंगी, आउटर और ये इनर वाली एपिडर्मिस होती है, यानी इसकी ये वाली सरफेस मिलेगी और ये वाली सरफेस भी स्टडी करोगे आप यहाँ पे। देन उसके अलावा यहाँ पे जो इसका जो कॉर्टेक्स वाला रीजन होता है ना, ये कॉर्टेक्स वाला रीजन क्या कहलाता है, लीफ के केस में मीजोफिल कहलाता है। केवल लीफ के केस में बात करेंगे, कॉर्टेक्स वाले रीजन को क्या कहते हैं बेटा, आप मीजोफिल कहते हैं। और अगर डाइकॉट की लीफ है तो वो मीजोफिल स्प्लिट हो जाता है दो पार्ट्स में, एक होता है इसका पैलिसेड और दूसरा होता है स्पॉन्जी। ठीक है, मेसोफिल डाइकॉट की लीफ में दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, पैलिसेड एंड स्पॉन्जी। और अगर मोनोकॉट की बात करते हैं तो वहां मेसोफिल सिंगल ही रहता है, कोई इसमें पैलिसेड में डिफरेंशिएशन नहीं हो पाता है। पैलिसेड के बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस बहुत ही कम होते हैं और स्पॉन्जी वाले पार्ट में इंटरसेलुलर स्पेसेस ज्यादा होते हैं। तो अगर आपको यहाँ पे लंबी लंबी सेल्स दिख जाए तो समझ जाना कि ये कौन से वाला लीफ है। यहाँ पे हम बात करेंगे, ये एक डाइकॉट की लीफ है। नंबर ऑफ स्टोमेटा ऊपर नहीं दिखाई दे रहे हैं, नीचे दिखाई दे रहे हैं, डाइकॉट की लीफ है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे वेस्कुलर बंडल के रिगार्डिंग बात करेंगे तो यहाँ वेस्कुलर बंडल यहाँ पे कैसे रहते हैं, हमेशा क्लोज टाइप के रहते हैं। आगे बात करेंगे, ये इसके वेस्कुलर बंडल सेंटर में मिलेंगे हमेशा, क्योंकि यहाँ से मिडरिप वाला पार्ट निकलता है ना, इसलिए मिडरिप वाले पार्ट में मिलते हैं। यहाँ पे पैरेलल वेनेशन होता है, इसलिए यहाँ पे पूरे में इक्वल अमाउंट में स्कैटर्ड फॉर्म में मिलेंगे आपको। ठीक है, तो यह आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, यहाँ तक के लिए क्लियर है यहाँ तक। ओके, चलो अभी आपके चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ लिया है यहाँ तक बेटा, हमने पढ़ लिया आपकी प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ लिया, देन डिफरेंट टाइप के आपने स्टेम्स में देख लिया कि कैसे हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, मोनोकॉट एंड डाइकॉट के बीच में कैसे इंटरनल लेवल पे आप डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो अभी आपने बात किया कि हमने पढ़ लिया बेटा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ डॉर्सी वेंट्रल लीव्स, डॉर्सी वेंट्रल लीव्स की इंटरनल स्ट्रक्चर कैसी होती है, एंड इसके अलावा हमने बात किया था इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ आइसोबाइलेटरल लीव्स। यानी हम सिंपल टर्म्स में बात करें कि डाइकॉट की लीव्स कैसी होती है एंड मोनोकॉट्स की लीव्स कैसी होती है, उनकी इंटरनल स्ट्रक्चर्स में क्या क्या डिफरेंसेस आते हैं, ये हम आराम से क्लियर कर चुके हैं। अगर आपको डायग्राम दिखा दिया जाए तो आप कैसे इन दोनों को आइडेंटिफाई करोगे, कैसे इन दोनों में डिफरेंशिएट कर पाओगे, तो आपका आंसर क्या होगा कि भाई जो डाइकॉट की लीव होती है एक्चुअली उसमें जो मेसोफिल वाला पार्ट होता है ना, वो पैलिसेड एंड स्पॉन्जी मेसोफिल में डिफरेंशिएटेड होता है। यानी यहाँ पे आपको लॉन्ग लॉन्ग टाइम की जो आपको टिश्यूज दिखाई दे रहे हैं, कॉलम लाइक टिश्यूज दिखाई दे रहे हैं, उनको कहते हैं पैलिसेड। और जिनके बीच में स्पेसिस ज़्यादा आ रहा है, इंटरसेलुलर स्पेस ज़्यादा हो रहा है, उसको क्या कहेंगे आप, स्पॉन्जी मेसोफिल्स हैं। और इसमें डिफरेंशिएट है, पूरा का पूरा मेसोफिल वाला पार्ट होता है। एक्चुअल में लीव्स के अंदर कॉर्टेक्स रीजन को आप कॉर्टेक्स नहीं कहते, उसमें एपिडर्मिस के जस्ट नीचे वाले रीजन को आप कॉर्टेक्स ना करके क्या कहते हैं, उसको मेसोफिल कहा जाता है। ठीक है, ये हमने ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के अंदर बात किया था। तो यहाँ पे बेटा मेसोफिल किस किस में डिफरेंशिएटेड होता है, पैलिसेड एंड स्पॉन्जी मेसोफिल में। एंड अगर हम बात करते हैं मोनोकॉट्स के अंदर, तो मोनोकॉट्स का जो मेसोफिल होता है उसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता, वो एज इट इज मेसोफिल होता है। लेकिन पैलिसेड वाला उसमें नहीं मिलेगा, कौन से वाला मेसोफिल मिलेगा, यहाँ पे स्पॉन्जी मेसोफिल प्रेजेंट होता है। तो ये आप इजीली इसमें डिफरेंशिएट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। अगर आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ रहा होगा तो एक लाइक बटन तो बनता है, और लाइक दबाना मत भूलना बिल्कुल भी। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हम आपका है आपके लिए सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट स्टेम। डाइकॉट स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ कैसे होती है, हमने पढ़ रखा है कि मोनोकॉट्स के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ की हम बात ही नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कैम्बियम बनी ही नहीं है। तो जब वहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज नहीं होते हैं, कैम्बियम नहीं प्रेजेंट है, तो सेकेंडरी ग्रोथ कैसे होगी वहाँ पे। अब बात करेंगे हम डाइकॉट्स के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ कैसे होती है, तो स्टार्ट करते हैं इसको। चलिए अब इसके अंदर हमको पहले बात कर लेते हैं सेकेंडरी ग्रोथ क्या है।
सेकेंडरी ग्रोथ यानी एक बार हमने बताया था ना कि जब प्लांट्स डेवलप हो जाते हैं देन उसके बाद में अगेन वो मेरिस्टेमेटिक हो जाते हैं, यानी फिर से वो एक सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू में बनाने के लिए, या उनकी गिर्थ इंक्रीज होती है, डायमीटर बढ़ जाता है, सरकमफेरेंस बढ़ने लग जाती है। तो ये जो बढ़ रहा है ना, उसका डायमीटर बढ़ रहा है, एक प्लांट से ट्री का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये कैसे होता है, इसके लिए इंटरनल फोर्स लगते हैं, तो किस तरह से काम कर रहा होता है, वो सारा आप यहाँ पे पढ़ेंगे। क्वेश्चन कहाँ से अराइज होने के चांसेस है ये भी मैं आपको बताऊंगी। बस आपको क्या करना है, पूरी वीडियो को एंड तक आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आपके लिए सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट स्टेम। डाइकॉट की स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ कैसे होती है। तो सेकेंडरी ग्रोथ इन स्टीलर रीजन में बात करेंगे। सबसे पहले दो रीजन्स होते हैं, एक तो होता है बेटा स्टीलर रीजन, दूसरा होता है एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन। स्टीलर रीजन वर्ड से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सिंपल टर्म्स में अगर मैं बात करूं तो एक रीजन होता है वेस्कुलर बंडल वाला रीजन, और दूसरा होता है वेस्कुलर बंडल के बाहर वाला रीजन। वेस्कुलर बंडल वाले रीजन को ही आप क्या कह देंगे, स्टीलर रीजन कहेंगे। ठीक है, तो यानी हम यहाँ पे स्टीलर रीजन है ना, हम बात करेंगे इसके अंदर वेस्कुलर बंडल वाले रीजन में कैसे कैम्बियम एक्टिविटी करेगी, एंड दूसरा टर्म हम पढ़ेंगे यहाँ पे वेस्कुलर बंडल के बाहर वाले रीजन में कैसे कैम्बियम की एक्टिविटी होगी, और उस कैम्बियम को हम क्या नाम देंगे। ठीक है, चलो पहले बात करेंगे आप स्टीलर रीजन के अंदर। तो एक्चुअली क्या होता है बेटा, सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ द रिंग ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम। वेस्कुलर कैम्बियम की रिंग का फॉर्मेशन होना, तो जाइलम एंड फ्लोएम। हमने बात किया था पहले भी आपको कि अगर हम एक डाइकॉट की बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पे कॉन्जॉइंट टाइप के वेस्कुलर बंडल्स आपको मिलेंगे। बात कर रखा है ना, पहले ही मैंने आपको बताया था इससे पहले वाली आपकी सीरीज में यहाँ पे कि जितने भी डाइकॉट्स होते हैं वहाँ पे आपको कैसे वाले वेस्कुलर बंडल मिलेंगे, आपको मिलेंगे कॉन्जॉइंट टाइप के। तो बेटा यहाँ पे कॉन्जॉइंट का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर नीचे की साइड में होता है जाइलम और ऊपर की साइड में प्रेजेंट होता है फ्लोएम, और बीच में अगर यहाँ पे कैम्बियम प्रेजेंट होगी तो हम इसको कहते हैं कॉन्जॉइंट ओपन टाइप का है, और अगर कैम्बियम एब्सेंट होती है तो इसको क्या कहते हैं आप, कॉन्जॉइंट है लेकिन क्लोज टाइप का है, यानी उसके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ पॉसिबल नहीं है, वहाँ पे कैम्बियम एब्सेंट है। तो इस केस में क्या होता है बेटा कि जब एक ही वेस्कुलर बंडल में जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में ये जो आपकी कैम्बियम वाला पार्ट आ जाता है, इस वाले कैम्बियम को क्या कहा जाता है बेटा, दिस कैम्बियम इज नोन एज इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। इसको क्या कहते हैं आप, इंट्रा मतलब एक ही के अंदर वाली। और ऐसे ही अगर हम बात करें कि यहाँ पे दो वेस्कुलर आपके दो आपके लिए नीचे की साइड में जाइलम है एंड यहाँ पे है फ्लोएम। अब जो दोनों वेस्कुलर बंडल्स के बीच की ये कैम्बियम बनेगी, इसको क्या कहेंगे आप, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, नहीं आया, फिर ढंग से देखिए बेटा कि अगर मैं बात कर रही हूँ किसी भी डाइकॉट स्टेम के रिगार्डिंग, तो यहाँ पे मैंने आपको अंदर वाला पार्ट यानी इसका वेस्कुलर बंडल वाला पार्ट बना दिया। ये मैंने कह दिया कि इसका एपिडर्मिस वाला पार्ट है, ये इसकी एंडोडर्मिस वाला पार्ट है, बीच में आपके कॉर्टेक्स आई गए यहाँ पे, देन आपका पेरिसाइकिल वाला पार्ट आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा यहाँ पे, पेरिसाइकिल वाला पार्ट, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं ना। देन इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि इसके अंदर वेस्कुलर बंडल्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं, तो मैंने यहाँ पे वेस्कुलर बंडल इस तरह से बना दिए, क्योंकि हम बात कर रहे हैं डाइकॉट स्टेम की, और डाइकॉट के स्टेम में वेस्कुलर बंडल्स हमेशा आपको रिंग्स की फॉर्म में अरेंज मिलेंगे। ये बात आपको ध्यान होनी चाहिए। अब बात करेंगे कि जो डाइकॉट स्टेम है इसमें हम और क्या पढ़ते हैं बेटा कि यहाँ पे बीच बीच में हम यहाँ पे क्या लगा देते हैं, कैम्बियम बना दिया हमने, सबके अंदर कैम्बियम बना दिया। बहुत अच्छा, यहाँ तक समझ में आ गया आपके। देन इसके बाद अगर हम सर नेक्स्ट बात करेंगे तो बेटा यहाँ नीचे की साइड में क्या होता है, जाइलम होता है, और ऊपर की साइड में फ्लोएम होगा, और यही चीज सभी के अंदर होगा, जाइलम अंदर की होगा, फ्लोएम बाहर की ओर होगा। ये जो अभी जो हमने कैम्बियम बनाई है, इसी कैम्बियम को क्या बोलते हैं आप, इंट्रा। नाम समझ में आया, ये कौन सी होती है बेटा, दिस इज इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। यानी एक वेस्कुलर बंडल में प्रेजेंट जाइलम एंड फ्लोएम के बीच की कैम्बियम क्या कहलाएगी, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। एंड अगर मैं बात करती हूँ इस वेस्कुलर बंडल और इस वेस्कुलर बंडल के बीच में होता क्या है कि भाई ये दो कैम्बियम होती है, ये एक्टिविटी करना स्टार्ट कर देती है। देन इसमें धीरे धीरे एंटीक्लिनल डिविजन होने की वजह से आगे जाके क्या बनती है बेटा, ये वाली जो पूरी लाइन होती है ना, इसको मैं डिफरेंट कलर से बनाऊं,
यहाँ पे भी आपकी कैम्बियम का फॉर्मेशन होने लग जाता है। ये कैम्बियम आपस में ऐसे जुड़ेगी और फाइनली ये आपको दिखेगा, एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, एक कैम्बियल रिंग का फॉर्मेशन कर लेती है। तो जो दो वेस्कुलर बंडल्स के बीच की जो कैम्बियम होती है, जिसको मैंने यहाँ पे ब्लूइश कलर से दिखाया है, ये कैम्बियम कौन सी कैम्बियम कहलाएगी बेटा? दो के बीच में टर्म क्या इस्तेमाल करते हैं आप? इंटर। तो यहाँ पे इसका नाम क्या हो जाएगा? दिस इज इंटर fascicular cambium। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको कि ये इंटरफेसिकुलर कैम्बियम है, वो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम होता है और फाइनली इसकी वजह से एक कंप्लीट कैम्बियल रिंग की फॉर्मेशन हो जाती है। अब ये कैम्बियम रिंग जो होती है, इसके अंदर बेटा पेरिक्लिनल डिवीजन होते हैं। कौन से वाले डिवीजन होते हैं? यहाँ पे ध्यान रखना है आपको कि हम यहाँ पे क्या वर्ड इस्तेमाल करेंगे? पेरिक्लाइनल डिवीजन्स। ठीक है, पेरिक्लाइनल डिवीजन किसे कहते हैं? एक टर्म होता है आपके लिए पेरिक्लाइनल और दूसरा कौन सा होता है बेटा? एंटीक्लाइनल। कौन सा? एंटीक्लाइनल। क्या होता है पेरिक्लाइनल? जैसे देखो, मान के चलिए हमारे पास में ये सेल्स का ग्रुप है, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि इसके अंदर पेरिक्लाइनल हो रहा है डिवीजन, इसका मतलब इसके पैरेलल सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, ऐसे इस तरह से सेल्स बनेंगी, ठीक है। और अगर मैं कहूँ कि नहीं, इसके अंदर एंटीक्लाइनल हो रहा है, इसका मतलब क्या होता है कि अगर ये बंडल है तो इसमें अगर एंटीक्लाइनल सेल्स बनाएंगे तो वो कैसे बनेंगे बेटा? इसके इस तरह से आगे कंटिन्यूसली बनती चली जाएंगी। तो ये जो डिविजन्स होते हैं, अब इसमें मैंने कौन सा वाला टर्म इस्तेमाल किया कि इस वाली रिंग के अंदर कौन सा डिवीजन हुआ है? पेरिक्लाइनल हुआ है। इसका मतलब इसकी एक्टिविटी की वजह से यहाँ पर जो सेल्स प्रेजेंट थी उनमें प्रेशर आएगा, वो आगे की तरफ पुश कर दी जाएंगी। यानी ये जो फ्लोएम वाला पार्ट होता है ना बेटा, ये फ्लोएम आगे की तरफ पुश किया जाएगा, यानी पेरिसाइकिल की तरफ पुश किया जाएगा। और सिमिलरली क्या होगा साथ साथ में, ये जो जाइलम वाला कंटेंट होता है वो जाइलम अंदर की ओर पुश किया जाएगा, जिसकी वजह से सेकेंडरी फ्लोएम का फॉर्मेशन होगा बाहर की तरफ। और अंदर की तरफ अगर हम बात करेंगे तो अंदर की ओर किसका फॉर्मेशन होगा बेटा? सेकेंडरी जाइलम का फॉर्मेशन होगा। इतना कंटेंट आपको समझ में आ गया अच्छे से कि क्या हो रहा था इसके अंदर बेटा? वेस्कुलर कैम्बियम बन गई थी, पूरा एक रिंग फॉर्म हो गया था। एंड देन अगर मैं इस रिंग की बात करती हूँ तो इस रिंग के अंदर आपको दो तरह की सेल्स देखने को मिलेंगी। पहली सेल कौन सी होती है बेटा? फ्यूजिफॉर्म इनिशियल, और दूसरी सेल होती है रे इनिशियल। और दोनों में अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो फ्यूजिफॉर्म इनिशियल जो होती है वो कैसी सेल होती है? लॉन्ग सेल्स होती हैं जिनके पॉइंटेड एंड्स होते हैं। जबकि रे इनिशियल की बात करेंगे तो वो कैसी होती है? स्फेरिकल होती है विद द ओवल शेप। ठीक है, तो यहाँ पे ये डिफरेंशिएशन होता है। इसके अंदर सबसे ज्यादा एक्टिव कौन सी वाली होती है? कौन सी वाली सेल सबसे ज्यादा नंबर में होती है? वो कौन सी होती है? फ्यूजिफॉर्म इनिशियल सेल्स होती है। और उन्हीं में पेरिक्लाइनल डिविजन्स होने की वजह से सेकेंडरी फ्लोएम का फॉर्मेशन होता है एंड सेकेंडरी जाइलम का फॉर्मेशन होता है। ये आपके लिए समझ में आ गया अच्छे से। चलो अब आगे बात करते हैं। फ्यूजिफॉर्म इनिशियल ने एक्टिविटी किया, जिसकी वजह से क्या बन गया बेटा? फाइनली आपके लिए सेकेंडरी जाइलम बन गए, जिसको आपने क्या होता है? वुड कहते हैं। और साथ ही साथ क्या बन जाता है बेटा? सेकेंडरी फ्लोएम बन जाता है, जिसको आप क्या कहते हैं? बास्ट कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपके लिए समझ में आ गया होगा। अब सेकेंडली क्या होता है कि जो सेकेंडरी जाइलम है वो सेंटर वाले पार्ट में बनेगा कि पेरिफेरी वाले पार्ट में बनेगा? आपका आंसर क्या होगा? क्योंकि फ्लोएम बाहर था इसलिए सेकेंडरी फ्लोएम बाहर बन रहा है, और जाइलम अंदर था इसलिए सेकेंडरी जाइलम अंदर की ओर बन रहा होता है। तो जैसे जैसे प्लांट जो होता है वो ओल्ड होता चला जाता है, उसके सेकेंडरी जाइलम वाले पार्ट में धीरे धीरे उसकी जो जाइलम में अगर आप पढ़ते हो तो जाइलम की सेल्स होती है वो डेड सेल्स होती है। उसमें ट्रैकीट्स सा वेसल से, ये हमने पढ़ा है ना अभी। तो ये जो ट्रैकीट्स होते हैं इनकी ल्यूमन वाले पार्ट में, वेसल्स की ल्यूमन वाले पार्ट में, इनके जो सेल्स होते हैं इन सबका वेस्ट मटेरियल जैसे टैनिंग हो गया, रेजिन्स हो गया, गम हो गया, ये सारे वेस्ट ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं वो इसके अंदर क्या होते हैं? धीरे धीरे स्टोर होने लग जाते हैं। किस में स्टोर हुए थे? सेकेंडरी जाइलम वाले पार्ट में स्टोर हो जाते हैं और धीरे धीरे क्या बनाने लगते हैं बेटा? यहाँ पे वुड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो वुड बनती है जो अंदर की ओर बनने लगती है, जिसके अंदर ये सारा वेस्ट मटेरियल स्टोर हो रहा है, उस वुड को आपने क्या कहा? हार्ट वुड या ड्यूरामेन। यहीं से क्वेश्चन उठने के चांसेस होते हैं कि हार्ट वुड
क्या काम करती है? तो आपको पता है कि भाई हार्टवुड किससे बनी है एक्चुअली? हार्टवुड बनी है आपकी सेकेंडरी जाइलम है, उसने वाटर कंडक्शन का काम को छोड़ करके उसने स्टोरेज का काम करना स्टार्ट कर दिया है। यानी इसका जो मेन फंक्शन क्या हो जाएगा बेटा? स्टोरेज करना, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, बस क्या नहीं होगा? वाटर कंडक्शन नहीं करना है। तो वाटर कंडक्शन के काम को यहाँ पे स्टॉप कौन करता है? यहाँ पे बेटा बलून लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनको कहते हैं टाइलोज। तो इनमें टाइलोज का फॉर्मेशन होने की वजह से वाटर कंडक्शन रुक जाता है और इनका काम अब स्टोरेज करना हो जाता है। तो सेकेंडरी वुड का हार्डवुड का अनदर नेम क्या होगा? ये भी आपसे क्वेश्चन पूछने के बाद आ सकता है कि ड्यूरामन नाम होता है इसका। एंड सेकेंडली क्या होता है कि ये क्या काम करती है, या सेकेंड हार्डवुड जो होती है उसको आप सैपवुड से डिफ्रेंशिएट करो। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। सेकेंडली जो इसके अलावा जो जाइलम बचा हुआ था, बाहर वाला जाइलम जो कि लाइट इन कलर होता है एंड वाटर कंडक्शन का काम करता है, एक्टिवली डिवाइडिंग होता है, तो ये जो कहलाता है ये क्या कहलाएगा बेटा? आपका लिए सैपवुड कहलाएगा, या फिर इसको हम क्या कहते हैं? एल्बर्नम कहते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया आपको? आई होप सो। ये आपकी पूरी एक्टिविटी है जो मैंने अभी अभी आपको समझाया है कि धीरे धीरे पहले यहाँ पे कौन सी वाली कैम्बियम होती है बेटा? वेस्कुलर कैम्बियम प्रेजेंट होती है, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम होती है, धीरे धीरे पूरी की पूरी कैम्बियल रिंग का फॉर्मेशन होता है, उसकी वजह से फिर फाइनली अभी तो आप देख रहे हैं आप पित्त वाले पार्ट में इसमें कितना गैपिंग आ रहा है, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही सेकेंडरी एक्टिविटी होती जाती है अंदर वाला पार्ट ये छोटा होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेकेंडरी जाइलम बढ़ता जा रहा है और बाहर वाला पार्ट भी बड़ा होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेकेंडरी फ्लोएम बनता जा रहा है, तो जिसकी वजह से अंदर वाला पित्त कैविटी वाला पार्ट भी रिड्यूस हो गया और बाहर वाला डायमीटर धीरे धीरे इंक्रीज होने लग रहा है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस है। ड्यूरामन यानी हार्डवुड में एंड एल्बर्नम यानी सैपवुड के अंदर क्या डिफरेंस होता है? तो बेटा जो हार्डवुड बताई थी मैंने कैसे कलर की बताई थी, ये डार्क कलर की होती है क्योंकि इसने सब कुछ स्टोर कर रखा है, जबकि स्नेक कैसे कलर की होगी बेटा? ये लाइट इन कलर होती है। सेकेंडली ये वाटर कंडक्शन नहीं करेगी क्योंकि इसका काम हो जाता है स्टोरेज का, और ये वाटर कंडक्शन करती है। ये क्या काम करेगी? मैकेनिकल सपोर्ट देगी। और ये क्या काम करेगी? ये मैकेनिकल सपोर्ट नहीं देना है, इसको तो वाटर का कंडक्शन करना है। टाइलोज किसमें बनेंगे? टाइलोज इसके अंदर बनेंगे, टाइलोज इसके अंदर नहीं बने होंगे। ठीक है, ये कहाँ मिलेगी? ये सेंट्रल पार्ट में मिलेगी, अंदर ही अंदर जाएंगे तो हार्डवुड मिलेगी और बाहर की तरफ चलेंगे तो सैपवुड मिलेगी। ये दोनों में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं आप आराम से, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आगे बात करेंगे बेटा नेक्स्ट क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ द एनुअल रिंग्स। अब एनुअल रिंग्स का फॉर्मेशन क्या होता है कि धीरे धीरे ये जो कैम्बियम की जो एक्टिविटी होती है प्लांट्स में थ्रू आउट द ईयर सेम नहीं चलती है, कभी ज़्यादा होती है कभी कम होती है एक्टिविटी, जिसकी वजह से ग्रोथ भी होती है ना प्लांट्स के अंदर, सेकेंडरी ग्रोथ कभी भी कंटिन्यूस नहीं होती है, कभी किसी सीजन में ज़्यादा हो जाती है कभी किसी सीजन में कम हो जाती है। तो कौन से वाले सीजन में ज़्यादा होगी, कौन से वाले सीजन में कम होगी? जैसे हम बात कर देंगे कि स्प्रिंग सीजन होता है, एक होता है आपके लिए ऑटम सीजन होता है या फिर विंटर सीजन होता है। ठीक है, तो जब विंटर सीजन की हम बात कर रहे होते हैं, विंटर के सीजन में धीरे धीरे क्या होता है, इसकी जो ऑटम सीजन है या फिर विंटर सीजन होती है, इस टाइम पे कैम्बियम की एक्टिविटी कैसी होती है? बहुत ही कम होती है, और जिसकी वजह से जो जाइलरी एलिमेंट्स होते हैं वो बहुत ही कम फॉर्म होते हैं। एंड ये जो बनने वाली जो यहाँ पे जो सेल्स होती हैं वो कैसी बनेंगी बेटा? डार्क होती हैं एंड उनकी डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। एंड इसके अलावा इनकी जो ल्यूमन होती है बहुत ही नैरो होती है, और इस वाली वुड को क्या कहते हैं आप? ऑटम वुड कहते हैं, क्योंकि ऑटम सीजन में या विंटर सीजन में फॉर्म होती है। इसके अलावा हम सेकेंडली बात करते हैं कि दूसरा सीजन आता है आपके लिए समर सीजन या फिर स्प्रिंग सीजन आता है, जिसके अंदर क्या होता है? लार्ज नंबर, बहुत ज़्यादा अमाउंट में इसमें एक्टिविटी होगी, बनने वाली सेल्स जो कैसे होंगी, ये उनकी सेल्स जो जाइलरी एलिमेंट्स होंगे वो बहुत ज़्यादा बनेंगे, थिन वॉल्ड बनेंगे, लाइटर होंगे कलर के अंदर। ठीक है, और इस टाइप की जो बनने वाली सेल्स होती है वो वुड होती है, उसको क्या कहते हैं आप? स्प्रिंग वुड या फिर अर्ली वुड कहते हैं। तो अगर दोनों में डिफ्रेंशिएट करने के लिए बोले आपसे कि एक है आपके लिए स्प्रिंग वुड होता है और दूसरा होता है ऑटम वुड, स्प्रिंग वुड के अंदर एक्टिविटी बहुत फास्टर होती है, ऑटम वुड में एक्टिविटी बहुत ही स्लोअर कंडीशन में होती है। यानी ऑटम वुड जो बनेगी वो कैसी होती है बेटा? डार्क ब्राउन कलर की होगी, और स्प्रिंग वुड कैसी होती है आपकी? लाइट ब्राउनिश कलर की होती है। प्लांट्स के अंदर इसकी क्वांटिटी बहुत ही कम होती है, जबकि स्प्रिंग वुड की क्वांटिटी क्या होती है? बहुत ही ज़्यादा होती है। इसकी बनने वाली इसकी वेसल्स बनेंगी वो कैसी होती है बेटा? ब्रॉड होती है एंड लार्ज कैविटी होती है इनकी, जबकि यहाँ पे जो वेसल्स बनेंगी स्मॉल होगी विद द नैरो कैविटी है, ल्यूमन होती है इसकी बहुत ही कम होती है। ये कौन सी कंडीशन में बनती है? ये फेवरेबल कंडीशन में बनेगी। वो कैसी कंडीशन में मिलेगी? ये आपको अनफेवरेबल कंडीशन में मिलेगी। कैम्बियम की एक्टिविटी की बात करेंगे
यहाँ पे कैम्बियम कैसी होगी, बहुत ज़्यादा एक्टिव होगी, जबकि इसके केस में कैम्बियम कैसी बनेगी बेटा, बहुत ही कम एक्टिव होती है, जिसकी वजह से इसका ऑटम वुड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपके लिए समझ में आ गया आपको। आगे बात करेंगे कि अगर अब तो हमने बात कर ली कि स्टीलर रीजन में कैसे कैम्बियम एक्टिव होता है, देन सेकेंडरी ग्रोथ कैसे कर रही थी। इसके अलावा जब फ्लोएम बाहर की तरफ पुश करेगा तो अब क्या होगा उसके बाद में, यानी हम बात कर रहे हैं अब वास्कुलर बंडल से बाहर निकलकर, यानी एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन की बात करेंगे। तो एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन में क्या कंडीशंस होती है बेटा, जो एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन होता है ना बेटा, उसके अंदर हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो कंडीशंस आती हैं, यहाँ टर्म आती है आपके लिए कॉर्क कैम्बियम। एक तो था आपके लिए वेस्कुलर कैम्बियम। वेस्कुलर कैम्बियम किसे कहा था आपने, जो वेस्कुलर बंडल्स के अंदर प्रेजेंट कैम्बियम थी उसको कहा है आपने वेस्कुलर कैम्बियम। और दूसरा टर्म आता है आपके लिए कॉर्क कैम्बियम। अब ये कॉर्क कैम्बियम कहाँ है, कॉर्क वाले रीजन में प्रेजेंट है। यानी एक्चुअल में क्या होता है, अगर हम टर्म आपको समझाएं तो कि ये वाली कंडीशन मान के चलिए, ये आपकी कौन सी वाली पार्ट है बेटा, दिस इज द एपिडर्मिस पार्ट। ठीक है, एपिडर्मिस वाला पार्ट है। और मैंने आपसे कहा था कि अगर एपिडर्मिस के नीचे प्रेजेंट कॉर्टेक्स स्क्लेरेनकाइमेटस नेचर का हो जाता है तो उस वाली सेल्स को आप क्या कहते हैं, यहाँ पे अगर मैंने बोला कि ये कॉर्टेक्स है और जिसका नेचर कैसा हो गया बेटा, स्क्लेरेनकाइमेटस हो गया है, तो इसको क्या कहेंगे आप, हाइपोडर्मिस कहेंगे। क्या कहेंगे इसको आप, हाइपोडर्मिस कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसी की जो हाइपोडर्मिस की जो सेल्स होती है वो मैरिस्टेमेटिक हो जाती है नेचर में। कैसी हो जाती है, मैरिस्टेमेटिक। मैरिस्टेमेटिक का मतलब क्या होता है, कंटिन्यूअसली डिवीजन करने की कैपेसिटी रखने वाली सेल्स हो जाती है, यानी इनमें डिवीजन स्टार्ट होने लग जाता है। तो इसी वाली सेल्स को अब आप क्या नाम दे देंगे, जब तक इसमें डिवीजन नहीं हो रहा था तब तक आपने कहा था कि ये हाइपोडर्मिस है। क्या देगा, इसको प्रोटेक्शन दे सकता है या इसको सपोर्ट देने का काम कर सकता है। लेकिन अब मैंने अगर बोल दिया कि ये अब ये कहला रहा है कॉर्क कैम्बियम, अब मैंने यहाँ पे टर्म दे दिया इसको कॉर्क कैम्बियम नाम दे दिया है। कैम्बियम नाम देते ही समझ में आ जाएगा कि ये अब प्रोटेक्शन या सपोर्ट देने का काम नहीं करना, इसको क्या काम करना है, इसको कंटिन्यूअसली डिवाइड करने का काम करना है। अब ये डिवीजन करना स्टार्ट कर देगी। अब जैसे इसके अंदर डिवीजन करना स्टार्ट होने लग जाएगा, अब आप सोच सकते हैं कि बेटा अगर इस रीजन में डिवीजन होगा तो इसकी वजह से दो एरियाज बनेंगे। एक एरिया क्या बनेगा बेटा, जो इसकी तरफ ये क्या करेगा, आगे की ओर इसको पुश कर रहा होगा, है ना। एक तो सेल्स ऐसी बनेंगी जो इस एपिडर्मिस को बाहर की तरफ पुश कर रहा होगा, और दूसरी सेल्स कैसी बनेगी बेटा, जो इसको नीचे की तरफ, यहाँ पे भी कुछ सेल्स का फॉर्मेशन बनेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। यानी अगर कैम्बियम बनेगी तो बाहर की तरफ भी एक्टिविटी होगी और अंदर की तरफ भी कुछ सेल्स का फॉर्मेशन होगा। तो बाहर बनने वाली सेल्स को क्या कहते हैं और अंदर बनने वाली सेल्स को क्या कहते हैं, क्वेश्चन आने के चांसेस आपके यहीं से होते हैं। चलिए बात करते हैं, वापस टर्म पे चलते हैं। जो कॉर्क होती है, बाहर बनने वाली जो लेयर होती है, उसको क्या कहते हैं आप, कॉर्क कहते हैं। कॉर्क के लिए जो टर्म इस्तेमाल करते हैं वो टर्म क्या होता है, दैट इज कॉल्ड फैलम। कलर नहीं दिख रहा, फैलम। फैलम किसके लिए इस्तेमाल किया आपने, कॉर्क के लिए। बीच में बनाया था आपने कॉर्क कैम्बियम बनाया था ना, कॉर्क कैम्बियम के लिए टर्म क्या यूज करते हैं बेटा आप, फेलोजन। ठीक है, और उसके नीचे वाली लेयर को आपने क्या नाम दिया था, दैट वाज द पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स। और अभी भी हमने सेकेंडरी ग्रोथ करवा के बनवाया है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा सेकेंडरी कॉर्टेक्स। तो सेकेंडरी कॉर्टेक्स का नाम क्या कहते हैं आप, फैलोडर्म। ये तीन टर्म्स हैं आपके लिए जो आपको अक्सर कंफ्यूज करते हैं। क्या बात किया आपने कि भाई आपकी जो सेल्स थी ना, जनरली वो सेल्स आपकी जो कॉर्क कैम्बियम थी, कॉर्क कैम्बियम कैसे बनी ये बताया मैंने आपको। एपिडर्मिस के जस्ट नीचे वाली सेल्स हाइपोडर्मिस थी। हाइपोडर्मिस की सेल्स क्या होगी, मेरिस्टेमेटिकली एक्टिव हो चुकी है, यानी वो डिवीजन कर रही है, जिसकी वजह से एपिडर्मिस पे बाहर की तरफ प्रेशर लगेगा, एपिडर्मिस रप्चर होने लग जाएगी धीरे धीरे, और फाइनली वो डेड सेल में कन्वर्ट हो जाएगी और क्या बना लेगी, बाहर की तरफ कॉर्क या फिर बार्क का फॉर्मेशन कर लेगी। तो कॉर्क वाला रीजन जो होता है ना, आउटर मोस्ट पार्ट, उस कॉर्क को क्या कहते हैं आप, फैलम कहते हैं, ध्यान रखना है ना। एंड देन उसके नीचे आपकी कैम्बियम वाला पार्ट ही आ गया। कैम्बियम वाले पार्ट को क्या कहते हैं बेटा आप, फेलोजन कहते हैं। और उसके जस्ट नीचे जो आपके कॉर्टेक्स वाला रीजन होगा जो अभी भी बना है उसकी एक्टिविटी की वजह से, तो ये क्या कहलाएगा बेटा, फेलोडर्म। और इन तीनों को ही कंबाइंडली आप क्या कहते हैं, बार्क कहते हैं या फिर पेरिडर्म कहते हैं। क्लियर है, ये वाला पार्ट आपके लिए समझ में आ गया होगा
कि व्हाट इज पेरिडर्म। पेरिडर्म का मतलब क्या होता है, फैलम प्लस फैलोजन प्लस फैलोडर्म इज इक्वल टू पेरिडर्म। या हम अगर आपसे बात करें कि बार्क क्या है, तो बार्क का मतलब केवल कॉर्क ही नहीं होता, यानी केवल फैलम नहीं होता, फैलम प्लस फैलोजन प्लस फैलोडर्म इज इक्वल टू बार्क। यानी हम सिंपल टर्म्स में अगर आपसे बोलें कि वेस्कुलर बंडल के जितना ही बाहर का पार्ट होता है वो सब क्या बनाता है, बार्क बनाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सेकेंडरी ग्रोथ कैसे होती है किसी भी डाइकॉट स्टेम के अंदर। यहाँ तक अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो समझ में आ गया होगा, ये लेक्चर समझ में आ गया होगा, तो आप इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना, और आप मुझसे अपने डाउट्स को कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।